मतलब उस वक्त आपकी उम्र कितना होगी? उम्र हमको लगता है 13-14 साल के आसपास थे हम। पूरा चेहरा और सूख गया था गांजा के वजह से, गांजा पीने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से ओठ पे पूरा फेफड़ी आ गया था, पूरा काला हो गया था। ये सपना हुआ करता था उस जमाने का कि ये करना है, ये करना है। मतलब दुनिया में जो सबसे बेहतर नशा है वो करना है। उस वक्त आपको मतलब ये चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं होती थी कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। उस टाइम स्थिति ये वो हो गया था कि हम हर दिन भगवान से कहते थे कि भगवान हमको नशा के दलदल से निकलना है। अच्छा। हर दिन हम प्रे करते थे कि हे प्रभु हमको नशा के जंजीर को तोड़ दीजिए। अब सोचिए कि जो लड़का जिसका मकसद बन गया था कि नशा करना है, जीवन में जो भी हो सके नशा ही नशा करना है, वो लड़का नशा छोड़ा। नशा छोड़ने के बाद से लोगों के बीच में आया, लोगों को बताया, कहने पे मेरे हजारों लोग नशा से दूरी बनाए। आज भी मेरे गांव के आसपास के दर्जनों लोग नशा छोड़ चुके हैं। ट्रायल के लिए जब हम इसको लेकर आए तो ट्रायल के लिए जिसको दिए वो सब लोग नशा छोड़ दिया। मतलब पागल जो हो चुका था ना सर, 100% रेशियो है। आपको भरोसा नहीं होगा, ऐसे लोग इस दवा से लत-मुक्त से नशा छोड़े हैं जो पागल हो चुके थे, जो एकदम अपने आप को नशा में एकदम डुबा चुके थे, जो दिन भर जिनको लोग गाली देते रहते थे, दिन भर अपना जमीन बेच के शराब पी गए, जो अपना पैसा रुपया जितना माँ बाप का संपत्ति था सब बेच बाच के शराब पी गया, वैसे लोग इस दवा से नशा छोड़े। आपको भरोसा नहीं होगा। आप देखिए अभी आप मेरे गाँव में हैं और आप जाके पता करिए कुछ लोगों से जो नशा छोड़ा है। नमस्ते दोस्तों, देख रहे हैं आप RDI टॉक्स। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ की कहानी मतलब कुछ अजीब है। बचपना कैसे बीता है और बचपन से जैसे आदमी ग्रो करता है, ग्रो करते करते बहुत सारी चीज़ों का लत लगता है। उसमें एक लत लग जाता है इंसान का नशा का, और ये एक ऐसा लत है जो इंसान को बर्बाद ही करता है। ऐसी बहुत सारी लत है जो इंसान को आबाद भी कर देता है, बर्बाद भी कर देता है, लेकिन मात्र एक यही ऐसा लत है जो इंसान को वाकई में बर्बाद कर देता है। लेकिन वो बर्बादी से निकलकर अगर व्यक्ति लाइफ में आगे जाता है और अपने लाइफ में एक मुकाम हासिल करता है तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की कहानी हमारे जैसे लोग पॉडकास्ट में ज़रूर लाते हैं, और इसी चीज़ के लिए हम भी आज पहुँचे हुए हैं उस व्यक्ति के पास। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे विशाल भैया का, और आज उन्हीं के जुबानी जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी। स्वागत है विशाल भैया। बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छे हैं, आप आए समय निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आपसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप एक मुहिम चालू किए हैं जिससे लोगों की सेवा कर रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान। लेकिन बात ये है कि आप तो ये शुरू किए, ये सब चीज़ें इंस्पिरेशन कहाँ से आए, सब चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन विशाल भैया हम जानना चाहते हैं, हम विशाल भैया कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक वाइब्स है, मज़ा आता है आपको भैया बोलने में। तो ये बताइए विशाल भैया कि जो नशा मुक्ति का जो भी आप कर रहे हैं, पहले आपका बचपना कैसा रहा? मतलब कैसे थे बचपन में आप, कैसा लड़का हुआ करते थे? शुरू में तो बहुत नटखट थे, जब छोटे थे बहुत बदमाश थे। और हम उस टाइम में 2005 के और 2000 के बीच में बिहार में बहुत ज़्यादा अपराध था। तो उस टाइम हमारा जन्म 1998 में हुआ, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अपराध चरम सीमा पे था। तो जैसे जैसे हम थोड़ा बड़े होते गए तो अपराध को देखते हुए हमको मम्मी मेरी हॉस्टल में ले जाकर डाल दी। तो हम 5 साल की उम्र में ही बदमाशी के कारण, बदमाश भी थे काफ़ी, इधर उधर छोटे में ही इधर उधर चले जाते थे, खेलने कूदने गांव में चले जाते थे। तो अपराध भी बहुत ज़्यादा था, तो डर से घर के लोग हॉस्टल भेज दिए बहुत छोटे उम्र में ही। तो उसके बाद से कंटिन्यू 4 साल तक हॉस्टल में पढ़ाई किए, गोपालगंज में ही रह के। हॉस्टल से भी भाग जाते थे, 4-5 बार हॉस्टल से भागे। तो नटखट शुरू से ही थे और बदमाश भी शुरू से ही थे, बदमाशी करते थे। स्कूलिंग लाइफ कैसा रहा? स्कूलिंग लाइफ आपका? स्कूलिंग लाइफ जब तक हम यहाँ पे पढ़ाई किए गोपालगंज में, जो छोटे थे बचपन में, मतलब कि 10 साल 11 साल के पहले जो मेरा उम्र था उसमें पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से रहा मेरा। यहाँ पे पढ़े, यहाँ से फिर निकल के हम पटना गए। पटना के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला, पढ़ाई भी किए। लेकिन जब पटना गए तो वहाँ पे 3 या 4th क्लास में थे तभी नशा का लत लग गया था। मतलब उस वक्त आपकी उम्र कितना होगी? उम्र हमको लगता है 13-14 साल के आसपास थे हम। हाँ 13 साल उम्र था, लगभग 12, 13, 14 के बीच में ही था। और उसी टाइम नशा का लत लग गया था। उसके बाद से बर्बादी का कहानी वहीं से शुरू हुआ था। उसके पहले तो स्कूल लाइफ बहुत अच्छा रहा, जितना दिन पढ़ाई किए अच्छा से पढ़ाई किए, पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा था। लेकिन जैसे ही नशा का लत लगा,
वैसे सब कुछ अच्छा, ध्यान भटकते गया। इंसान को हर एक मतलब गलत चीज जो इंसान करता है ना वो याद रहता है। कई बार बहुत अच्छी चीजें इंसान भूल जाता है कि मैंने भूल कैसे जाता कैसे है, किया। हाँ। वो कैसा दिन था, पहला नशा की जो शुरुआत हुआ वो क्या था, कैसे हो गया? देखिए, गांव से निकल कर जब पटना हम गए पढ़ाई करने, तो पटना में क्या हुआ कि वहाँ पे हॉस्टल में अलग अलग प्रकार के बच्चे रहते थे। कोई अच्छा भी था, कोई पढ़ने में बहुत तेज़ था, तो कोई बहुत बदमाश भी था। तो अलग अलग तरह के वहाँ पे बच्चे थे। तो विशाल भैया, वो एक दिन होगा जिस दिन आप नशा के प्रति, मतलब पहला ऐसा दिन होगा जो आपको खींचा होगा। वो क्या ऐसा चीज़ था जो आपको खींचा, कैसे नशा का शुरुआत हुआ, और वो कौन ऐसा चीज़ था जो पहले आप एडॉप्ट किए? देखिए, सबसे पहले जब हम हॉस्टल में पढ़ाई करते थे पटना में, तो पटना में थे तो वहाँ एक दोस्त क्या हुआ कि वो घर गया था। घर से लौट कर आया था तो उसको गुल खाने का आदत हो गया था। गुल समझते हैं? हाँ, हाँ। तंबाकू से बनता है गुल। तो गुल खाने का उसको आदत हो गया था, और वो जब आया तो उससे और मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत अच्छा दोस्त था वो मेरा। तो हमको भी मजाक मजाक में खिला दिया, और पहली बार जब हम खाए तो हम वहीं पे गिर गए थे, क्योंकि नशा लगने तुरंत नशा लग गया। देखिए, नशा या बुरा चीज पहले आपको अलर्ट करता है, भाई ये गलत है, इससे तुम बच जाओ। वो आप कोई भी नशा करेंगे ना, गांजा ही पियेंगे, सिगरेट ही पियेंगे, तो पहले तुरंत लगेगा कि बाप रे बाप, ये बहुत बुरा चीज है, ये इसको हटाओ, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने तरफ आकर्षित करता है, और धीरे धीरे अपने गिरफ्त में उसको फंसा लेता है। वो आपको अपने बेड़ियों में आपको जकड़ लेता है, और जकड़ने के बाद से लोग उसके आदी हो जाते हैं। आदी के बाद से फिर मजबूरन उसको करना पड़ता है। लोग नहीं चाहते हुए भी नशा को करते हैं, इसीलिए तो इतना मौत हो रहा है ना। तो पहली बार हमको नशा का लत वहीं हॉस्टल में लगा। हम उस टाइम बहुत कम उम्र था मेरा, समझ नहीं था। हाँ, समझ भी नहीं था। तो पहला दिन नशा किए गुल का तो गिर गए। उसके बाद से फिर दूसरा दिन किए तो मजा आया, तीसरा दिन किए तो और मजा आया। अब धीरे धीरे हम कंटिन्यू गुल खाना शुरू कर दिए। जब हॉस्टल में हम लोग जाते थे, 5-5 पैकेट गुल खरीद कर लाते थे, रख देते थे बाथरूम के जो ऊपर जो होता था, हाँ। छिपा देते थे, और हम लोग खाना शुरू कर दिए। गुल के बाद से हॉस्टल में ही अब मन बढ़ते गया, मजा आने लगा था। तो कभी गुटखा खा लिए, कभी सिगरेट पी लिए। धीरे धीरे हॉस्टल में वही जो मेरा दोस्त हमको गुल खिलाया था, वो क्या करता था कि हॉस्टल से भाग के जाता था और शराब लेके आता था, और शराब में से क्या करता था कि गिलास में डालता था, एकदम थोड़ा थोड़ा, एकदम इतना हम लोगों को देता था। हम लोगों को भाई मजा आता था, पी लेते थे। उतना में खूब लगता था यार हम शराब पिए। मतलब आज के समय के जो युवा है नशा को फैशन के तौर पे करते हैं, तो सही बात है, फैशन बनते जा रहा है, और फैशन ही जाके वो बर्बादी का कारण बन जाता है। तो फैशन के तौर पे नशा करना शुरू कर दिए हम लोग। अब हम लोग कम पीते थे और वो ज्यादा पीने लगा। तो कई बार ऐसा होता था कि स्कूल में वो बेहोश होकर गिर जाता था, स्कूल में वोमिटिंग होने लगता था, तो वो पकड़ा जाता था, स्कूल खुल जाता था, हॉस्टल में खूब पिटाई भी होता था हम लोगों का। लेकिन फिर भी अब तो उसके चंगुल में हम लोग फंस चुके थे। हाँ। मजबूरन अब हम लोगों को वो करना पड़ता था, मन मान नहीं पाता था, क्योंकि नशा करना बहुत आसान है। जब उसके करीब आप जाएंगे तो उसमें चिपकते जाएंगे, नहीं छोड़ने में भाई बहुत मेहनत लगता है। जाहिर सी बात है। इस दुनिया में हमको लगता है कि करोड़ों में कुछ लोग होते हैं जो छोड़ पाते हैं, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, बर्बाद हो जाते हैं। संघर्ष लोग बहुत करते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं छोड़ पाते। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आदत बनते गया। धीरे धीरे 1 साल बाद क्या हुआ कि नशा के कारण ही वहाँ पे पटना पढ़ाई से मन भटकते गया। तो हम बोले मम्मी पापा को कि अब हमको गाँव आना है। अच्छा। तो 5th क्लास में थे तो हम वहाँ से गाँव आ गए। फिर गाँव आए तो यहाँ पे एक मीरगंज में स्कूल है, गोपालगंज के एक शहर है मीरगंज। तो मीरगंज के एक स्कूल में एडमिशन हो गया 6th क्लास में। वहाँ एडमिशन हुआ तो क्या हुआ कि पढ़ाई करने जाते थे, पढ़ाई छोड़ के और हम चले जाते थे दोस्तों के साथ नशा करने, मस्ती करने। पैसा घर से मिल जाता था और उसका मिसयूज करते थे। तो उस टाइम मतलब आप बता के पैसा लेते थे कि नशा करना है, कि मतलब झूठ बोल के? घर पे पिटाते थे, घर पे पता चल जाता था कि नशा किया है। जब एक बार क्या हुआ था कि शराब पी लिए थे बहुत ज्यादा, मेरे गांव में मेला था और मेला में शराब पी लिए बहुत ज्यादा, घर आए एकदम बेहोश पड़े हुए थे। मम्मी देखी तो मम्मी एकदम चौंक गई कि बाप रे बाप, जितना सपना था मेरा ये तो सब चकनाचूर कर दिया। सब जितना ख्वाब था वो सब टूट गया। बहुत रोई भी थी। और लेकिन अब तो भाई हम गलत संगत में पड़ गए। सही बात है। अब हम खुद को हम एकदम सिचुएशन अनकंट्रोल था। वो मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। उसको जैसे करना था, नशा जैसे हमको घुमाता था, पहले हम नशा को करते थे, अब वो हमको करना शुरू कर, हावी हो गया वही आप पे। हाँ। मेरे ऊपर
तो करते गए 8वीं क्लास में जाते जाते मेरा पढ़ाई फाइनल छूट गया था। अब सोचिए कि नशा के वजह से। नशा के वजह से। तो पटना के एक बेहतर स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का, जिसको घर के लोग इसलिए घर से बाहर निकाल कर भेजे थे कि भाई मेरा बच्चा जो है वो गांव के बच्चों से अलग होगा, गांव के लड़कों से अलग होगा। लेकिन ये तो इतना अलग बन गया कि भाई ये तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। सही बात। इतना कमाना धमाना सब कुछ बेकार है, इसको तो अब इस नशेड़ी बन गया। अब जिसको लोग कहते थे गांव में कि भाई शहर में पढ़ता है तो ये अच्छा है, उसको लोग नशेड़ी कहना शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोगों को भी पता चलने लगा कि अरे ये तो नशा का आदी हो गया है, नशा का लत लग गया है, ये तो शराबी बन गया, ये तो गंजेड़ी बन गया, ये भंगेड़ी बन गया। अब जो बच्चे मेरे साथ, गांव के बच्चे जो मेरे साथ उठते थे बैठते थे, धीरे धीरे उनके घर के लोग उनको मना करना शुरू कर दिए कि भाई इसके साथ नहीं बैठना है, इसके साथ आपको नहीं जाना है, या तुमको नहीं जाना है इसके साथ, नहीं तो तुमको भी नशा का लत लग जाएगा। तो देखिए, नशा करने वाले के साथ ना, सच बात है कि समाज बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि सबको ये पता है कि ये मतलब ये बर्बाद करने वाला चीज है। और आपको अगर कोई नशा कराता है ना, ये सिखाता है नशा अगर करने के लिए आपको बोलता है, तो समझ लीजिए कि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात। अगर आपको कोई कह रहा है, कोई दोस्त ही आपको कह रहा है यार मस्ती के लिए चलो ना शराब पी लेते हैं, तो समझ लीजिए वो आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सबसे बड़ा दुश्मन। उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आप झूठ मूठ का लोगों को दुश्मन समझ, लेकिन असली दुश्मन आपका वही है जो आपको नशा करने के लिए कह रहा है। वो ऐसा लत पकड़ाना चाहता है जो आपको अंदर अंदर खोखला करेगा, जो लोग नहीं देख पाएगा, वो आप अपने आप बर्बाद तो हो जाएगा। नशा सच में एक ऐसा दुश्मन है कि पहले वो हमारे पास आ रहा है, हमारा पैसा ले रहा है, पैसा लेके मेरे घर में अपना जगह बना रहा है, मेरे शरीर में जगह बना रहा है, और अंदर ही अंदर हमको बर्बाद कर रहा है वो। लेकिन हमको वो चीज एहसास नहीं हो रहा है। नहीं होता है ना किसी को एहसास कि भाई लोग सोच रहे हैं कि हम नशा कर रहे हैं तो हम फैशन है, भाई मेरे पास पैसा है तो हम दारू पी रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अपना बर्बादी अपने हाथों से लिख रहे हैं। सही बात। तो स्थिति काफी बिगड़ने लगा था। 8वीं क्लास में जाते जाते एक फाइनल एग्जाम था, और फाइनल एग्जाम से पहले ही 2014 में मेरा पढ़ाई का फाइनल एग्जाम था? 8वीं क्लास अच्छा, का, 8वीं क्लास 8 का फाइनल एग्जाम था। उसके पहले ही ये मेरा पढ़ाई फाइनल छूट गया था। घर से निकलते थे तो हम इधर उधर घूम के और चले आते थे घर। घर बोल देते थे कि स्कूल बंद था, ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ाई से ध्यान मेरा भटक चुका था। जब हम फाइनल ये घर पे कह दिए कि सुनिए हमको पढ़ाई नहीं करना है, अगर आप हमको पढ़ाना चाहते हैं, आप लोग मम्मी पापा को बोल दिए कि अगर आप लोग हमको पढ़ाना चाहते हैं तो 10th के बाद से आप हमको कहीं बाहर भेजिएगा पढ़ने के लिए, हम 12th करेंगे, 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो हमको 10 लाख रुपया दीजिएगा पढ़ने के लिए। तो एक काम करिए, वो 10 लाख रुपया हमको पहले ही दे दीजिए कि हम बिजनेस कर लें, ठीक है। तो मतलब उस टाइम क्या सोचते थे हम, कुछ अभी सोचते तो हंसी आता है। अभी मतलब लगता है कि यार क्या सोच हो गया था मेरा, कि हमको घर का लोग गांव से अलग बनाने, गांव के बच्चों से अलग बनाने के लिए बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजे, हॉस्टल रखे, मम्मी पापा इतना संघर्ष करके पढ़ाई कराए, और हम जब बड़े हुए तो हम उनके सारे सपनों पे पानी फेर दिए। हम अब भाई पढ़ाई से करने से इनकार कर दिए। तो 8 क्लास में मेरा पढ़ाई छूट गया, मेरा चिमनी चलता था। तो पापा कैसे 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 एक स्टाफ को ही भेज के यूपी में मेरा एडमिशन करवा दिए, डांट बोल के ऐसे ही एडमिशन करवा दिए कि कम से कम मान लो पढ़ाई छोड़ दिए, कल तुमको विदेश भी नौकरी करने जाना होगा, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए 10वां का सर्टिफिकेट चाहिए। तो 10वीं का सर्टिफिकेट कम से कम ले लो, कमाओगे कहीं भी तो कोई बड़े हो जाओगे या शादी ही होगा, तो लोग पूछेगा कि लड़का कहाँ तक पढ़ा है, तो बोलेगा ना आदमी कि कम से कम 10वीं पढ़ा है, 12वीं तक पढ़ा है। तो ले जाके एडमिशन मेरा करा दिए घर के लोग। एग्जाम दिए, जो क्वेश्चन रहता था वही आंसर में लिख देते थे, जैसे तैसे भगवान की कृपा से पास हो गए। फिर उसके बाद से इंटर भी उसी तरीके से दिए पहली बार में। और इसके बीच मतलब नशा चलते रहा, नशा चलते रहा। एग्जाम देने जाते थे तो एक आप मेरे घर आए तो एक मामा जी जो जिससे आप मिले, जो बैठे हुए हैं, मामा जी गांजा बनाते थे। 6 बजे हम लोग 7 बजे जाते थे, गांजा बनाते थे, भरपेट गांजा पी लेते थे 3-4 चिलम, तब जाते थे एग्जाम देने। खैनी के लिए चुनौती ले लेते थे, मामा जी से लेके रख लेते थे पॉकेट में, अंदर खैनी बना के खाते रहते थे और लिखते रहते थे। तो 10वीं मतलब समझ लीजिए कि उस टाइम बहुत ज़्यादा नशा करते थे। 10वीं का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद से नशा करने का जो मेरा आदत था वो और बढ़ते गया। गांजा दारू के साथ साथ मेडिकल नशा का आदत हो लग गया था हमको। तो मेडिकल नशा जब करना हम शुरू किए तो उस टाइम हमको काफ़ी परेशानी हुआ था। उस टाइम मेरे परिवार का स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। मेरे नशा करने की वजह से माँ बाप को भी बहुत
बहुत तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ हुआ। उसके बाद से बहुत मतलब किसी से सर ऊंचा करके वो लोग बात नहीं कर पाते थे, ये स्थिति हो गया था। मेडिकल फिर हम पटना गए 10th के बाद, तो वहाँ पे इंजेक्शन लेना, कफ सिरप, जैसे इंजेक्शन लेना मतलब इंजेक्शन जो किस टाइप का जो बिना पर्चा के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो मेडिकल दुकान पे नहीं मिल पाता है, उस दवा को अवैध तरीके से मेडिकल दुकान पे बेचा जाता है। अच्छा, ठीक है, जैसे इंजेक्शन हो गया जो ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है बेहोश करने के लिए, बहुत सारा ऐसा टैबलेट हो गया, नशीली दवाएं ऐसे हो गई जिसको नशा के लिए दिया जाता है, सुलाने के लिए। तो बिना पर्चा का अवैध तरीके से 10 रुपये का दवा 20 रुपया में, 50 रुपये में, 100 रुपये में मेडिकल दुकान पे आसानी से मिल जाता है, हर एक शहर में मिल जाता है। मेरे जिला में भी बहुत सारा ऐसा, गोपालगंज जिला में भी बहुत सारा ऐसा मेडिकल दुकान है जहाँ पे आसानी से नशीला दवा मिलता है और बच्चे जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो बर्बाद हो रहे हैं। उनके माँ बाप को भी नहीं पता चल रहा है कि मेरा बेटा नशा किया है कि क्या किया है। क्योंकि पहले क्या था कि गांजा पीता था, कोई शराब पीता था तो घर पे जाता था तो महक जाता था, तो घर के लोगों को पता चल जाता था, तो घर के लोग उस पे हावी हो जाते थे, तो बहुत लोग छोड़ देते थे। आज का समय क्या है कि आज के समय में लोग, बच्चे जाते हैं, इंजेक्शन खरीदते हैं और सुइया अंदर ले लेते हैं। सुइया लेते हैं तो भाई उनको नशा अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन वो किसी को पता नहीं चल पाता है, तो अंदर अंदर वो बर्बाद हो रहा है। और सिचुएशन एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो मतलब वो खुद अपने बस में नहीं रह पाते हैं, सोचने समझने की हर तरह से शक्ति खत्म हो जाता है, ना मानसिक रूप से भी बहुत डैमेज हो जाता है आदमी, क्योंकि नशा का सबसे ज्यादा असर दिमाग पे होता है। और यही कारण है कि नशा करने के बाद से लोग बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग गाली देना, उल्टा सीधा बोलना या किसी को परेशान करना, नशा करने के बाद से मानसिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है लोगों का। तो मेरे साथ भी सेम वही सिचुएशन हुआ, कई बार थाना पुलिस का भी सामना हुआ नशा के कारण। उसके बाद से फिर थाना पुलिस हुआ पटना में, तो फिर घर आए तो स्थिति काबू में नहीं था, घर के लोगों को नशा देना पड़ता था। उस वक्त आपको मतलब ये चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं होती थी कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। उस टाइम स्थिति ये हो गया था कि हम हर दिन भगवान से कहते थे कि भगवान हमको नशा के दलदल से निकलना है। अच्छा, हम हर दिन हम प्रे करते थे कि हे प्रभु हमको नशा के जंजीर को तोड़ दीजिए, हमको इसके मतलब हम गुलाम हो चुके हैं और हम गुलाम बन के नहीं जीना चाहते हैं, हम किसी के गुलाम होकर नहीं जीना चाहते हैं। तो हम नशा के गुलाम हो गए, हमको इस जंजीर को तोड़िए और हमको नशा के गिरफ्त से बाहर निकालिए। लेकिन मजबूरन हमको नशा करना पड़ता था क्योंकि हम उसके आदी बन गए थे, हम अपने बस में थे ही नहीं, हम तो नशा के बस में हो गए। जाहिर सी बात। तो मजबूरी था, मजबूर थे, हम नहीं छूट पाता था। धीरे धीरे मेडिकल नशा छोड़े, अब आज तो कोई नशा नहीं करते हैं। तो इसके बीच की बहुत कहानी है, बहुत संघर्ष है। बहुत दिन तक घर पे रह के, जो लड़का पटना में पढ़ाई करता था वो गांव पे आके उसको गाय का गोबर फेंकना पड़ा। तो यही तो चीज़ जानना है ना, यही तो पॉडकास्ट में हमें पूरा एक्सप्लोर करनी है कि वो कैसे कैसे स्टेप बाय चीज़ें होती गई तो दिमाग यहाँ तक आया कि आज एक दवा बन चुका है। आपने वो खुद दवा का ये मतलब जिस जगह पे बैठ के नशा करते थे, उस जगह पे बैठ के अब लोगों को नशा छुड़वाते हैं। बहुत बड़ी बात है। और मेरे वजह से दर्जनों नहीं, सैकड़ों हजारों लोग नशा छोड़ चुके हैं आज के समय में। तो जो लड़का जिसका जीवन का मकसद ही बन गया था, जिसका लक्ष्य बन गया था कि सिर्फ नशा ही नशा करना है, उसका आज लक्ष्य बन गया है कि नहीं अब नशा से लोगों को बचाना है। तो इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है हमको। तो भाई जी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। घर पे आए कि जैसे आप कह रहे हैं कि गोबर उठाना, मैंने तो ये भी सुना है कि आप नशा छोड़ने के लिए, जैसे दोस्तों गांव देहात में ऐसे आम भाषा में बोला जाता है कि लेदी काटना। जैसे ये तो हम बता रहे हैं आपको हुआ क्या कि हम फिर गांव जब आए, मेडिकल नशा के गिरफ्त में फंस चुके थे, बहुत बुरा कंडीशन हो गया था। फिर अब हमको तो नशा चाहिए था। उस टाइम भी हमको नशा छोड़ने का दिमाग में नहीं आया था कि नशा छोड़ ही देना है, फिर भी हम नशा करते थे, दबा के करते थे। जब गाँव में आए तो जब गाँव का लोग हमको देखता था तो गाँव का लोग भाई बहुत अचंभित रह जाता था कि बाप रे बाप, ये तो इतना नशा कर रहा है कि ये तो मर जाएगा किसी दिन। मेरे चाचा जो मेरे जिले के बहुत ही प्रतिष्ठित ठेकेदार हैं, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत नाम है उनका जिले में। मेरे पिताजी का क्षेत्र में बहुत नाम है क्योंकि मेरे पिताजी चिमनी चलाते थे। तो ऐसे ही लगभग दर्जनों गांव से कनेक्ट रहना, क्योंकि घर घर में हम लोग का ईंटा जाता था, तो हर घर से कनेक्ट पिताजी रहते थे।
तो जहाँ पिताजी जाते थे वहीं लोग कह देता था कि आपका बेटा देखे कि अभी यहाँ से आपका बाइक लेकर जा रहा था, पूरा नशा में था। अब पापा शर्म से एकदम सर नीचे कर लेते थे। अब स्थिति ये हो गया था कि अब हम गांव में जिनके साथ मेरे पिताजी उठ बैठ करते थे, जिनके साथ मेरे चाचा उठ बैठ करते थे, उसके पास जाके हम बैठ कर नशा करते थे। और हमको कोई मना करता था तो हम उसको मारने पीटने का धमकी दे देते थे, डर से कोई बोलता नहीं था। लेकिन जो अपना था वो घर पे आके बता देता था कि देखिए आपका बेटा यहाँ पे गांजा पी रहा है, देखिए आपका बेटा यहाँ पे शराब पी रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ कि गलत गलत लोगों के साथ इधर उधर जाना, मारपीट कर लेना किसी से, किसी के साथ गाली गलौज कर लेना। मतलब नशा की वजह से हम एकदम कह लीजिए कि लफुआ जो होता है ना, एक नंबर का लफुआ, एक नंबर का लफंगा, हम वो बन चुके थे। ठीक है, हालांकि हमको वो बनना नहीं था, मेरा मकसद जीवन का कुछ और था। इसलिए हम पढ़ाई छोड़े थे कि हमको गुलाम नहीं बनना है, हमको नौकरी नहीं करना है, हमको बिजनेसमैन बनना है। लेकिन नशा था, लेकिन इतने आदी हो जाएंगे, इतना नशा के गिरफ्त में फंस जाएंगे, ये हमको नहीं पता था। नशा अपने तरफ खींचते गया, हमको खींचते गया। और स्थिति ये हो गया कि अब मेरे साथ साथ उसका प्रभाव मेरे माँ बाप पे पड़ने लगा, मेरे भाई बहन पे पड़ने लगा। पूरा घर एक कलह, मतलब समझ लीजिए कि घर में खुशी तो भाई वो सपना ही बन गया था कि घर में कोई हंसे। मम्मी दिन भर रोती थी, हमको लेकर कि मेरा बेटा नशेड़ी हो गया। ऐसा कौन सा माँ बाप के कर्म पे लोग उंगली उठाते थे। मम्मी रोती थी। पापा जो कभी अपने हालात से बहुत संघर्ष करके अपने जीवन में जो कुछ पाए, मेरे पिताजी पाए। और जीरो से लेकर हीरो बनने का उनका भी अपना एक कहानी रहा है। तो 1 रुपया घर से उनको सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में सब कुछ हासिल किए जो एक आम जीवन में चाहिए होता है। और मेरे पिताजी कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं हुए, कभी टेंशन नहीं लिए। और मेरे कारण मेरे पिताजी रो देते थे, हमको बड़ा खलता था, बहुत बुरा लगता था। बेटा की वजह से अगर बाप रो रहा है तो बड़ा मतलब समझिए कि आज हम सोचते हैं कि जीवन में ऐसा क्या हम अपने पिताजी के लिए कर दे, अपने माँ के लिए कर दे, जिससे वो मेरा जो है उसका भरपाई हो जाए, वो कट जाए। क्योंकि माँ बाप अगर रोते हैं ना तो समझ लीजिए कि वो अभागा ही होगा जो अपने माँ बाप के आंख में आंसू जिसके वजह से इससे बड़ी बद्दुआ कहीं कोई नहीं दे सकता। माँ बाप से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है साहब। सही बात। भगवान को आप देखे हैं? नहीं, भगवान को देखे नहीं, कहीं नहीं, लेकिन उनमें हम देख सकते हैं वही भगवान, वही है। वो अगर आप माँ बाप का सेवा नहीं करते और किसी मूर्ति को, किसी बनाए हुए चीजों का पूजा करते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर आप माँ बाप का सेवा कर रहे हैं, माँ बाप का पूजा कर रहे हैं, माँ बाप को भगवान मान रहे हैं, तो ही आप उससे भी कनेक्ट हो पाएंगे। आप महादेव से कनेक्ट हो पाएंगे, आप दुर्गा माँ से कनेक्ट हो पाएंगे, या भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। तो स्थिति ये हो गया था। उसके बाद से फिर यहाँ पे हम बैठ के नशा करते थे, उसी में चाचा मेरे चले जाते थे, 5 लोगों को लेकर घेर के हमको पीट देते थे। मेरे चाचा घर में 4 दिन हमको पैक करवा देते थे, लेकिन फिर भी हम छिप के पी लेते थे। धीरे धीरे देखे कि भाई अब तो यहाँ पे मेरे ऊपर पहरा का पूरा चारों तरफ से पहरा हो गया है। चाचा के बॉडीगार्ड लोग चारों तरफ से गेट पे खड़ा रहते थे और हमको निकलने नहीं देते थे। पर पूरा एकदम चाचा पूरा गांव में ये कह दिए थे कि निकल के कहीं जा रहा है तो हमको आप इन्फॉर्म करिए। आप हर 5 दिन पे पिटा जाते थे, भयानक पिटा जाते थे। चाचा बात करते करते लात से मारने लगते थे, हाथ से देने लगते थे, क्योंकि मेरा आदत ही वो था। वो भगवान थे मेरे लिए, मेरे चाचा, मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी, जो हमको मारते थे, पिटते थे, डांटते थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये सुधर जाए। उस टाइम हमको लगता था कि बाप रे, सबसे बड़ा मेरा दुश्मन यही है। उस वक्त हमको लगता था कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरे चाचा ही में है। सही बात। जो हमको मार रहे हैं। लेकिन आज लगता है कि नहीं, सबसे बड़े हित मेरे चाचा ही थे। सही बात। अपना ही होगा ना, कोई पड़ोसी क्यों नहीं हमको मार दिया, मेरे अपने वो थे तभी तो हमको मारे पीटे और समझाए। कोई दूसरा कोई हमको बुला के क्यों नहीं मार दिया कि तुम बेहुदा है, तुम गलत कर रहा है, तुम्हारे खानदान का नाम इससे और डूबेगा। तो जो अपने थे उनको तकलीफ था, लेकिन हमको तो नशा करना था भैया। तो ये बस फिक्स था कि नशा करना है, नशा ही करना था, नशा ही करना है। ठीक है, नशा छोड़ने का मन भी आता था तो नहीं, चलो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हम चले गए फिर छोड़ के धनबाद, घर पे झूठ बोल के कि जा रहे हैं वहाँ से कोलकाता जाएंगे, कपड़ा का बिजनेस करेंगे। अच्छा। और वहाँ से लेके आएंगे, यहाँ कपड़ा का व्यापार करेंगे। चले गए धनबाद। वहाँ गए तो वहाँ आदिवासी लोग जिधर तिधर बैठ के नशा करते रहता था। वहाँ मेरे एक दादाजी रहते हैं, तो वहीं घर से निकलते थे, जैसे देखते थे कोई उधर गांजा पी रहा है, कोई उधर स्मैक पी रहा है। अच्छा। हमने साला ही तो मेरा दुनिया में हम आ गए अपने। हाँ, यही चाहिए था, यही तो चाहिए था हमको। घर से निकलो और गांजा मिल जाए, घर से निकलो शराब मिल जाए, घर से निकलो स्मैक पीने वाला कोई मिल जाए। निकलते थे, मिल जाते थे लोग। अब 5 दिन के लिए हम यहाँ से धनबाद गए और वहाँ रह गए लगभग 8-9 महीना, 10 महीना।
बस गांजा को लेकर। सुबह से पीते थे, रात हो जाता था, दम भर पीते थे, इतना पीते थे कि बेहोशी का हालत हो जाता था। उस बीच में कई बार बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा एक्सीडेंट मेरा हुआ जिसमें हम मरने से बचे। मतलब कि समझिए कि मौत के मुंह से जाकर कई बार वापस आए नशा के कारण। लेकिन फिर भी मन में ये नहीं था कि हमको नशा छोड़ना है। सोचते थे कभी कभी, लेकिन छोड़ नहीं पाते थे, तो हम कहते थे चलो भाई जैसा चल रहा है चलने दो। मौत के मुंह से जो जाकर आप निकले हैं, उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। एक बार क्या हुआ था कि धनबाद में एक गोविंदपुर जगह है, जीटी रोड, जो कोलकाता की तरफ जाता है। तो बंगाल और बिहार झारखंड का वो बॉर्डर इलाका पड़ जाता है। तो एक वाटर पार्क है, वाटर पार्क में नशे की हालत में शाम हो गया था। गए हम लोग, वाटर पार्क बंद हो गया था, लेकिन फिर भी पैसा देकर हम लोग उसमें जाकर नहाए। हाँ, नहाए और निकले तो शराब और गांजा और बियर और शराब मिलाकर मिक्स हम मतलब पिए थे। और उसका नशा बहुत ज़्यादा हम पे चढ़ा हुआ था। गांजा भी पी लिए, एकदम बेहोशी का हालत हो गया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और रोड क्रॉस करते हम लोग तो बीच में जो डिवाइडर होता है, तो झारखंड में क्या है कि पहाड़ी इलाका है पूरा। तो जैसे हम डिवाइडर पे चढ़े, डिवाइडर खुला हुआ था, मतलब पूरा उस पे ढक्कन नहीं था, स्लैब नहीं था। जैसे पैर रखे हम चले गए, एक के बार लगभग 60-70 फीट अंदर गड्ढा नीचे, पूरा एकदम गड्ढा में पानी उसमें था, उसमें चले गए। उसमें गए तो मेरा फोन उन सब उसमें चला गया। देखे कि आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, पूरा अंधेरा ही अंधेरा। अब ऊपर से लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ, जो दो हाँ नशे में है। और जो दोस्त लोग थे ऊपर से चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। और हम अंदर पड़ गए, तब देखे कि कुछ दूर पे निकलने का जगह है। तो फिर उस पानी से निकल के गए थे, पूरा खून से लबालब भर गए थे, पूरा शरीर मेरा खून से भर गया था। फिर वहाँ से निकले गए, फिर भी नशा करना नहीं छूटा, नशा करते रहे। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि एक फास्ट फूड का एक काउंटर डलवाए थे वहाँ, IIT एक वो है, बहुत बड़ा कॉलेज है। तो वहाँ पे एक फास्ट फूड का वो डलवाए थे। हाँ, हम डलवाए थे कि कम से कम नशा का जो मेरा खर्च है वो निकलते रहेगा। तो वहाँ एक स्टाफ रहता था, नशा के लिए वो दुकान नशा के लिए। तो वहाँ जो दिन भर में जो बिकता था, शाम में उस पैसा का शराब और गांजा आ जाता था, पी लेते थे हम लोग। जिस दिन मार्केटिंग के लिए लड़का को भेजना रहता था, उस दिन घर से पैसा मंगाते थे। ये स्थिति था। फिर धीरे धीरे लगा कि भाई अब इससे काम चलने वाला नहीं है, बड़ा काम करना पड़ेगा। तो बड़ा काम के लिए कि भाई नशा वशा करना है, थोड़ा सा इंजॉय करना है, जिंदगी जीना है, पैसा कमाएंगे तब तो नशा करेंगे। आज सस्ता नशा कर रहे हैं, कल महंगा नशा करेंगे। ये सब था मन में, ये सपना हुआ करता था उस जमाने का कि ये करना है, ये करना है। मतलब दुनिया में जो सबसे बेहतर नशा है वो करना है। क्योंकि समझ नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, घर से बाहर रहते थे। स्थिति ये हुआ कि वहाँ जब दोस्तों से राय सलाह किए कि भाई क्या बिजनेस करना चाहिए, तो एक लड़का था, वो बोला कि विशाल भैया सब्जी का बिजनेस करिए। अच्छा। तो हम बोले सब्जी का, हम सब्जी बेचने जाएंगे? इसी के लिए जन्म लिया है कि अब हम जाएं, इतना कुछ किए, अब सब्जी बेचे, हमको बड़ा बिजनेसमैन बनना है। अच्छा। तो एक लड़का कहा कि सुनिए ना, सब्जी का होलसेलिंग का काम करिए। हम बोले ये कर सकते हैं। सब खड़ा होकर सब्जी नहीं बेचेंगे, 2 रुपया नहीं कमाना है हमको, 10 रुपया नहीं कमाना है, हमको बड़ा काम करना है। हम पूछे कितना रुपया इनकम हो जाएगा अगर काम किया जाए हर दिन का? तो एक बताया कि भाई 4000-5000 रुपया तो आराम से हर दिन आप कमा लेंगे। हमको तो अब लालच हो गया कि भाई 4000-5000 कमाएंगे। संघर्ष करना नहीं था क्योंकि हम नशा करते थे, हम उतना समझ था नहीं। फिर क्या हुआ कि घर पे पूरा एकदम चढ़ाई कर दिए कि अब हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि हमको बिजनेस करना है। घर के लोग जैसे तैसे पैसा भेजे। धनबाद से गए हजारीबाग सब्जी मंडी, वहाँ से एक पिकअप हम लोग भर के सब्जी लेके आए। उधर से आए तो खाने तक का पैसा नहीं बचा था, सब लगा दिए सब। उधर से गाड़ी नहीं था तो सब्जी के ऊपर बैठ के धनबाद गए बाजार में सब्जी गया तो सुबह के जगह हम लोग शाम में पहुंचे। आइडिया कुछ था नहीं, जो सब्जी गया सब खराब होने लगा। तो एक व्यापारी को सब्जी दिए, सब्जी वो बेचा, 30 रुपया का जो था उसको 25 रुपया में, 23 रुपया में, 20 रुपया बेच के उसको कैसे कैसे निकाल दिया। पहले ही दिन अच्छा खासा लॉस लग गया। प्रॉफिट के चक्कर में लॉस, पूरा लॉस ही लग गया, कुछ आया ही नहीं। कुछ कछ आया था, सब बर्बाद हो गया। हम बोले कि बताओ, देखो हम सोच के किए थे कि रोज 5000 कमाएंगे, पहला ही दिन झटका लग गया। अब झटका लग गया तो मेरे पास तो इतना है नहीं कि हम लॉस को सह पाए। फिर वहां से हम गाँव आ गए। हम बोले कि अब कोई ऑप्शन नहीं, अब क्या घर पे बहाना करें, क्या करेंगे, नुकसान हो गया चारों तरफ से। सब बंद उंद करके गांव आ गए। गांव आए तो गांव पे भी वैसे ही नशा करते रहते थे। गांव पे आए तो फिर एक आदमी मिल गया,
जो मेरे पिताजी का दोस्त था उसी के साथ बैठ के गांजा पीते थे दिन अच्छा। भर। हाँ पापा के दोस्त के साथ पापा का बेटा जाकर हाँ नशा कर रहा है। वो कहता था कि घर पे जाके कह देंगे, तो हम धमकी दे देते थे, वो डर जाते थे। तो उनके साथ भी एगो व्यापार शुरू हुआ। अच्छा। तो उस व्यापार में भी पूरा नुकसान हो गया, क्योंकि उस टाइम नशा करते थे। नशा करने वाला कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा। हाँ। सही बात। तो उसके चक्कर में वो भी बर्बाद हुआ। धीरे धीरे स्थिति मतलब वही था, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी दादी का ऑपरेशन हुआ। अच्छा। नशा छोड़ने का कहानी बताएंगे। यहाँ तक तो नशा करते रहे। और ये बात है, हमको लगता है कि 2018 का 2000 मतलब 5-6 साल पूरा गहरा नशा में चूर रहे हैं हम, पूरा एकदम नशा के एकदम आखिरी स्टेज तक इस पहुंच गए। नशे के दरमियान एक परिवार का एक इमोशनल चीज़ होता है, हाँ। जो एक बेटा से बहुत जुड़ा होता है, और एक बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा बहुत आगे जाए, पॉजिटिव एंगल में आगे जाए। और ये बहुत मैं मतलब अंदर से निचोड़ते हुए, मतलब मेरे मुझे कहानी सुनने के बाद से मेरे अंदर एकदम एक खलबली मची हुई है इस चीज़ के लिए, कि अगर हम लोग सुनकर एक भाई के नाते अगर बड़ा मतलब भावुक फील हो रहा है कि एक लड़का एक गांव से निकलता है, इतना नशा करता है, बर्बादी के कगार पे जाता है, उस बाप पे क्या बीता होगा, उस माँ पे क्या बीता होगा, उस दादा पे क्या बीता होगा, उस खानदान पे क्या बीता होगा। बहुत बुरा स्थिति था, सब लोग बहुत दुखी रहते थे। मेरे दादाजी एक शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे। तो वो बहुत दुखी रहते थे कि बताओ हम शिक्षक हैं, ऐसा है, इतना मेरा मान सम्मान है समाज में, गांव में, देहात में लोग बहुत इज्जत देते हैं, और मेरा नाती पोता सब इस तरीके से हो गया, हम सोचे भी नहीं थे। वो हम लोग से बात नहीं करते थे शर्म से, तो बहुत दुखी रहते थे वो भी। लेकिन फिर भाई हमको अब लग गया था कि जब हम गांव आ गए थे, समाज में निकलने लगे थे, गांव का लोग हमको वैल्यू नहीं करते थे, कोई हमसे बात नहीं करता था, लोग नशेड़ी कहता था, लोग हमसे दूरी बनाता था। हमको ये चीज़ एहसास होने लगा था कि अब हमको या तो नशा छोड़ना होगा या इस समाज को छोड़ना होगा। मम्मी नहीं क्या तो बोलती थी? मम्मी बहुत दुखी रहती थी, बोलती नहीं थी कुछ? मम्मी तो मतलब समझिए कि बीपी की पेशेंट बन गई मेरे कारण। मेरी मम्मी बोलेगी क्या, दुखी रहती थी, हमेशा हाथ पैर जोड़ती थी कि छोड़ दो नशा, छोड़ दो नशा। लेकिन नहीं छोड़ पाते थे हम, मजबूर थे, क्या करते, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, कैसे छोड़ते। बहुत दवा लाती थी मम्मी, 3-3 हज़ार का दवा, 5-5 हज़ार का दवा लेके आती थी हमको नशा छुड़ाने के लिए। कोई दवा मेरे पे असर नहीं करता था, क्योंकि हम ऐसा दवा ही खाते थे कि जो लोगों को बेहोशी की हालत में दिया जाता है, लोगों को जो बेहोश करने के लिए दिया जाता है, उसको हम नशा के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वो सब मेरे पे असर नहीं करता था। मम्मी खैनी बना के देती थी कि मेरा बेटा सो जाए, लेकिन हम सो नहीं पाते थे। महीनों हमको नींद नहीं आता था, रात भर जगते थे, दिन भर जगते थे, कैसे भी 4 दिन 5 दिन पे नींद आता था तो थोड़ा देर सो लेते थे। मतलब नशा ही नशा चाहिए था हमको, सिर्फ नशा ही जीवन बन गया था। धीरे धीरे एहसास हमको होने लगा कि यार इसके कारण बहुत बर्बादी है, माँ बाप इतना ज़्यादा परेशान है, क्या करें। फिर मेरी दादी का ऑपरेशन था, हम गए पटना। अच्छा। मैं पिताजी के साथ पटना गए। मेरे पिताजी का भी बिजनेस वगैरह सब चौपट हो गया, करोड़ों का नुकसान मेरे पिताजी का। आपकी वजह से? मेरे वजह से, क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में, उनका फोकस जो बिजनेस पे होना चाहिए, क्योंकि मेरा चिमनी चलता था, मेरे पापा का करोड़ों का व्यापार था, और उस पर कॉन्सेंट्रेट वो नहीं था, मतलब ध्यान ही भटक गया था उनका। वो सोच ही नहीं पाते थे कि क्या करना है। घर से जब भी निकलते थे तो अभी घर से वहाँ पे व्यवसाय के लिए निकल रहे हैं, तब तक रास्ते में ही कोई टोक देता था कि आपका बेटा ऐसा है। जिस मार्केट में जाते थे उसी मार्केट में मेरे बारे में सुनने को मिल जाता था। कभी कोई फ़ोन करके बोल रहा है कि आपका बेटा यहाँ नशा कर रहा है, आपका बेटा यहाँ लड़ाई कर लिया, आपका बेटा यहाँ ये कर लिया। तो ये भी मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में जाने लगे थे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे थे कि अब क्या किया जाए। धीरे धीरे हमसे बात करना मेरे पापा छोड़ दिए, मतलब हमसे बात ही एकदम नहीं करते थे, क्योंकि काफ़ी दुखी रहते थे। बाप क्या होता है कि पिता बहुत कठोर होता है, सही बात। बाप बहुत कठोर होते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर पीड़ा उनको भी होता है, बहुत पीड़ा होता है, बहुत सदमे में एक तरह से कह लें कि वो थे कि भाई अब कैसे क्या करें। गांव के लोग तो कर्म पे उंगली उठाते थे कि कैसा इसका कर्म है कि इसका बेटा इस तरीके का निकल गया। मेरे वजह से घर परिवार पे उसका प्रभाव पड़ने लगा था। मेरी बहन जाती थी तो मेरे लिए गुटखा खरीद के लाती थी मजबूरी में, कि कम से कम भाई खाए और अंदर ही रहे, घर में ही रहे। गांव के लोग कम से कम गाली ताना तो नहीं देंगे, गाली तो नहीं देंगे, या कोई बुरा तो नहीं बोलेगा, घर में ही रहे, घर में ही हम लोग इसको संभालेंगे, ये स्थिति था। तो जब मेरी दादी का ऑपरेशन हुआ था, हमको लगता है 2018 में,
तो हम वहाँ पे पिताजी के साथ अपने पटना गए और वहाँ पे घर के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा थे, मतलब मेरे रिलेटिव, मेरी पूरा फैमिली वहाँ दादी के लिए इकट्ठा था, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा और मेरी फूआ, मेरे फूफा जी, सब लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो लंबे टाइम बाद जब मेरी फूआ हमको देखी ना तो वो काफ़ी भावुक हो गई कि मेरा स्थिति देखकर शरीर तो पूरा एकदम पागल की तरह हो गए थे, एकदम चेहरा ओहरा पे लग रहा था कि एक पतला भी आदमी होता है तो एक चेहरा थोड़ा सा लाइट रहता है, लेकिन पूरा चेहरा ओहरा सूख गया था गांजा के वजह से, गांजा पीने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से ओठ पे पूरा फेफड़ी आ गया था, पूरा काला हो गया था, पूरा शरीर ऐसे हो गया था, मतलब शरीर में मांस ही नहीं था मेरे। तो वो देख के काफी ज्यादा परेशान हुई और मेरे पापा से बोलने लगी। अब पापा से वो बोल रही थी तो पिता को अच्छा थोड़े लगेगा, किसी भी बाप को अच्छा लगेगा उसके बेटे के बारे में कोई बुरा बोलेगा तो वो मेरे भलाई के लिए कह रही थी। वो वहाँ पे पिताजी मेरे थे तो पिताजी को काफ़ी, पिताजी के आंख में आंसू आ गया, अंदर ही अंदर हम उनके दर्द को महसूस कर पाए कि पिताजी अभी क्या फील कर पा रहे हैं। पापा को बहुत उस दिन वो चीज़ खराब लगा था। और वहीं पे मेरे चाचा जी के एक ड्राइवर थे। अच्छा, ये कहानी सबको नहीं मालूम होगा मेरे घर परिवार में, लेकिन आज हो सकता है ये वीडियो सब लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि जीवन में बहुत छोटे छोटे लोग, जिनको लोग छोटा समझता है, वो लोग कभी कभी आपके लिए इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि आप, अरे आप कल्पना नहीं कर सकते कि छोटा छोटा इंसान आपके लिए क्या कर जाएगा, किस मोड़ पे आपको क्या दे के चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, जीवन में कभी भी किसी को आप ये मत समझिए कि इससे मेरा कभी कुछ काम ही नहीं पड़ सकता है। अरे जीवन में आपके लिए कौन कब भगवान बन जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं, कोई अंदाजा नहीं। तो वो ड्राइवर जो मेरे यहाँ, मेरे चाचा जी के यहाँ 10,000 का नौकरी करता था, 15,000 का नौकरी करता था, ड्राइवरी करता था, उस ड्राइवर को काफी ज्यादा बुरा लगा था। मेरे पिताजी भी वहाँ पे थे। पिताजी से उस ड्राइवर का बहुत ज्यादा बनता था, जिनका नाम था भोला। भोला ड्राइवर का नाम था। हाँ, ड्राइवर साहब का नाम था भोला। और पिताजी का उनसे बहुत अच्छा रिश्ता था, क्योंकि वो मेरे चाचा जी के ससुराल के थे। तो उन लोगों में गाली गलौज वाला रिश्ता, एक मजाक वाला रिश्ता था, तो वो लोग हमेशा आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। तो ड्राइवर को ये चीज़ लगा था कि अरे यार ये बेटा बर्बाद हो रहा है, और इसके वजह से मेरे पिताजी के भी तकलीफ को वो महसूस किया था। वो बैठा, रात में जब सोने का टाइम आया तो हॉस्पिटल में, भाई अब कोई गाड़ी में सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, तो हम चले गए गाड़ी में, इनोवा गाड़ी थी। अच्छा। उस गाड़ी में हम और ड्राइवर साहब बैठे थे। बात करते 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 हम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए कि नशा अब छोड़ना चाहिए। वो हमको समझाते इस जगह पे हमको लेके चले गए कि हम वहाँ पे सोचना, मतलब अंदर ही अंदर अपने आप को इतना मोटिवेट करने लगे कि अब हमको इसको छोड़ देना चाहिए। दिमाग में कहीं ना कहीं वो जाके हंट कर गया, मतलब वहाँ पे हंट कर गया कि भाई हमको अब नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है। और ड्राइवर साहब हमको समझाते गए। उसी टाइम हम प्रण लिए कि भाई आज के बाद से हम नशा नहीं करेंगे। हम वो गांजा जो मेरे पॉकेट में रखा हुआ था निकाल के उस ड्राइवर को दिए। उस गांजे को उस ड्राइवर साहब ने पिया। ड्राइवर साहब पिए, और क्या किए क्या नहीं किए हमको नहीं पता। मेरे पॉकेट में वो गांजा रखा हुआ था, हम निकाल कर दे दिए। वो लास्ट गांजा था? लास्ट गांजा था आपके जीवन, मेरे जीवन का वही 10 फरवरी 2018 का लास्ट वो गांजा था। और उसके बाद से हम गांजा पीना पूरा छोड़ दिए। 3 दिन बाद उसके बाद वही ड्राइवर साहब हमको एक फूंक सिगरेट अपने हाथ से पिलाए थे कि भाई कोई बात नहीं, इसके बाद से तुम आज के बाद मत पीना, ठीक है। हम वहाँ से ऑपरेशन दादी का था, उस 10 दिन 5 दिन वहाँ जो रहना था रहे। जब घर आए और माँ को अपने बताएं तो मेरी माँ को लगा कि बाप रे बाप, हमको कोई 10-20-50 करोड़ रुपया ला के दे दिया। क्या मिल गया हमको, मतलब मेरी माँ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। जब मेरी माँ सुनी कि हम गांजा पीना छोड़ दिए, हम सिगरेट पीना छोड़ दिया, मेडिकल नशा छोड़ दिए, तो मेरी माँ को लगा कि बाप रे बाप, हमको भगवान क्या दे दिए। अब जब माँ को खुश होते हुए हम मन करता था, बेचैनी होता था अंदर। और बहुत सारा दवा भी मेरी माँ फिर लेके आई, जिसको हम पीना शुरू किए, फिर भी उससे सुधार नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे धीरे धीरे और भी कहानी है। मेरी माँ का जब हम खुशी देखते थे, माँ भगवान के पास जाके बड़ा खुश होती थी और प्रे करती थी कि नहीं मेरा बेटा अच्छा रहे। तो वो माँ का जो खुशी था वो हमको और मोटिवेट करते गया। हमको लगा कि अरे यार, मेरे इस एक फैसले से मेरी मम्मी को इतना खुशी हो रहा है, तो अब हमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हम नशा छोड़ते गए और पान खैनी और गुल वगैरह खा लेते थे, ठीक है। बाकी जो मेन नशा जो था वो छोड़ दिए थे।
2 महीना तक कोई नशा नहीं किए, कोई नशा नहीं किए। सिर्फ वही पान खा लेते थे, गुटखा खाते थे, खूब खाते थे, दिन भर खैनी खा लेते थे, लेकिन शराब गांजा मेडिकल नशा फाइनल छोड़ चुके थे। होली का फिर समय आया। होली के समय में कुछ लोगों के साथ बैठे थे और मजाक मजाक में वो लोग हमको बियर पिला दिए। अब फिर वहाँ से कहानी शुरू हो गई। अच्छा। अब उस दिन से रोज पीना शुरू कर दिए घर पे, फिर दारू पीना शुरू कर दिए घर पे। रोज शराब मंगा लेते थे, कभी जाके पीते थे, कभी गांव में लफुआ के साथ, कभी लफंगा के साथ, कभी उसके साथ अवाट बवाट जैसे लोगों के साथ। फिर कहानी फिर वैसे ही फिर वैसे ही शराब पीना, अब शराबी बन गए पूरा शराब पीने लगे। हम और मेरे मामा जी एक जिसके बारे में बता रहे थे। अब मामा जी भी हम और घरे में रोज आता था, शाम में पी लेते थे, कभी कहीं जाके पी लिए, कभी कहीं पी लिए, कभी कहीं पी लिए, मतलब खूब शराब पीना शुरू कर दिए। फिर आया 31 दिसंबर 2019 नहीं 2018 था, और 2018 का जो खत्म होने वाला था 2019 में लोग आने वाले। मामा जी के पास हम बैठे हुए थे और मामा जी से मजाक में कह रहे थे, मामा जी हम चाहते हैं कि नशा से दूरी बना ले। अच्छा। हाँ, क्योंकि इससे काफ़ी बर्बादी है। मामा बोले वाह, इससे अच्छा फैसला और क्या होगा। सही बात। पूरा एकदम बाहर ही बाहर आ जाएगा, इस घर में अमृत वर्षा होने लगेगा अगर आप नशा छोड़ देते हैं तो। हम फैसला लिए कि अब हमको नशा छोड़ना है। घर परिवार में पापा वापा सबसे बोल दिए कि पापा अब हमको शराब पीना भी छोड़ देना है। घर के लोग काफ़ी खुश हुए। गए यूपी, बगल में यूपी बॉर्डर है। हाँ। यूपी से 2 बोतल लेके आए। अच्छा। एगो बड़ा वाला बोतल शराब का और एक छोटा वाला पौआ लेके आए। तो जिस दिन लेके आए उस दिन एगो पी लीजिए रात में, ठीक है। अगला दिन उस पौआ को अगला दिन उस बोतल को क्या किए कि हम और मामा जी मेरे मिलके फिर पीना है। बस सुबह से लेके शाम तक उसको पिए। अच्छा। थोड़ा थोड़ा लेके हर आधा घंटा पे पीते रहे, खूब नशा हुआ, मजा आ गया। ठीक है। और जाके पापा से और मम्मी से बोल दिए कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। लास्ट था। अच्छा। हाँ, लास्ट था वो। इस बीच दवाई वगैरह बीच बीच में हमको देते रहा है लोग कि छोड़ दे वो। लेकिन दवाई का भी बहुत असर रहा है मेरे जीवन में। ऐसा नहीं कि दवा का असर नहीं रहा। इच्छा शक्ति प्लस दवा, शारीरिक मेहनत और अध्यात्म से जुड़ना, ये सबका एक अपना अपना एक महत्व रहा है। अध्यात्म से सबको जुड़ना चाहिए। सही बात है। हाँ, भगवान को सबको मानना चाहिए। पूजा पाठ जब तक आपका ध्यान कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होगा ना, तब तक आपका सोचने का, समझने का शक्ति आपके अंदर नहीं आएगा। ठीक है। तो भगवान के पास जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का ध्यान चारों तरफ से भटकना हट जाता है और एक जगह हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। तो हाँ, हम लोग के अंदर पॉजिटिविटी आने लगता है। देखिए, एनर्जी होता है। हाँ, तो हम शराब पीना छोड़ दिए। उस दिन से शराब पीना छोड़े, गाय खिलाना शुरू किए। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं रहता था घर पे, तो ईंटा लेके ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते थे, खूब करते थे। सुबह दौड़ने निकल जाते थे, शाम में टहलते थे, चौरा वौरा में जाके टहलते थे। गाय जो का गोबर उठाने में घिन बढ़ता था थोड़ा सा, तो हाथ में पॉलीथीन पहन लेते थे दोनों हाथ में, तब उठाते थे। लेकिन हमको क्या था कि भाई मेहनत करना है, मेहनत करेंगे तभी नशा के चंगुल से बिजी रखना है अपने आप को। कहीं उसके बाद से जो दवा मेरी मम्मी लेके आई थी, उस दवा को भी हम खाने लगे कि हमको मन ना करे, क्योंकि भाई आखिरी में छोड़ना सबसे ज्यादा टफ काम था। उस दवा को भी खाने लगे। मन मेरा भटकते गया। गाय खिलाते थे, वो जो चारा होता है गाय का, तो गांव में अपने मेरे भाई लोग हैं और भी, उन लोगों को बुला लेते थे, कहते थे कि चलो देखते हैं कौन कितना काटता है। पापा को कहते हैं कि पापा आप मंगाइए, जितना चारा है मंगाइए और इसको रखते जाइए, हम लोग काटेंगे। हमको नशा छोड़ना था, तो वो मेरा नशा छोड़ने का एक हम माध्यम बनाए थे, तरीका था। क्योंकि नशा छोड़ने के बाद नींद नहीं आता है, तो नींद के लिए अगर हम दवा खाएंगे तो फिर तो नशा के चंगुल में हम जा ही रहे हैं, नशा से निकले कहाँ। तो हम मेहनत करते थे तो हमको अच्छा नींद आ जाता था। दूध पीते थे, पूरा लोटा से लोटा दूध पी लेते थे, तो अच्छा नींद आ जाता था घर पे। मतलब एक बेहतर जीवन हम जीना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमसे गुटखा नहीं छूट पाता था। अच्छा। खैनी खाना हम नहीं छोड़ पाते थे, रोज गुटखा खाते थे। अब उसके बाद कंटिन्यू हम 1.5 साल तो गुटखा खाए। मतलब 2019 से लेके 2020 और 21 के बीच में मई तक हम गुटखा, खैनी ये सब खाते रहे। उसके बाद गुटखा चलता रहा। दांत में प्रॉब्लम आने लगा गुटखा की वजह से, जबड़ा में प्रॉब्लम आने लगा गुटखा की वजह से, मेरा मुंह पूरा नहीं खुल पाता था। आज देखिए पूरा 4 उंगली चला जा रहा है, ये 2 उंगली हम अपने नहीं जा पाता था। मतलब ये जबड़ा वबड़ा पूरा मतलब जकड़ लिया था, बैठ गया था। अभी मेरे घर के बगल का एक लड़का है जो जिसका 1 उंगली उसके मुंह में नहीं जा पाता है, इतना ज्यादा गुटखा की वजह से परेशानी हो गया है। जबड़ा पूरा वो हो गया है। ठीक है, इतना परेशानी हो गया है।
तो स्थिति भी बहुत दिक्कत होने लगा, दांत तो में प्रॉब्लम आने लगा गुटखा खाने की वजह से। फिर एक मतलब अब क्या कहें, एक पार्टनर मिली लड़की, अच्छा। दोस्त मेरी। तो वो दोस्त या गर्लफ्रेंड? नहीं, दोस्त थी। अच्छा। बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरे जिला की ही थी। और वो हमको काफ़ी ज़्यादा समझाने लगी, बहुत ज़्यादा हमको डांटने लगी। दोस्त ही थी लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे गलत चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा दुख होने लगा था। तो वो हमको डांटने लगी, समझाने लगी। तो उसके कहने पे हम गुटखा खाना छोड़ दिए। ठीक है, गुटखा खाना छोड़ दिए तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था उसको भी। वो भी हमसे और खुश होने लगी कि भाई चलो मेरा बात मान लिया। अगर कोई कह रहा है, आप हमको कह रहे हैं मुन्ना भाई कि विशाल भैया आप ये काम मत करिए, और हम छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि मेरा महत्व है ना, लगेगा कि अरे भाई मेरा हमको मानता है इसलिए तो छोड़ दिया। नहीं तो बहुत लोग मना करता है, बहुत लोग समझाता है। माँ बाप भी गुटखा की वजह से भी, पापा बहुत ज्यादा हमसे चिढ़े रहते थे, हमसे बात नहीं करते थे, कारण कि पूरा घर लाल रहता था। कोई भी आता था खिड़की पे दिन भर गुटखा खाते रहते थे। पूरा दुकान एकदम हम ही लोग से दुकान चलता था गांव का, समझ लीजिए, गुटखा की वजह से 20-20 गो 30-30 गो गुटखा दिन भर में खाना चलते रहा। 2020 में जाके गुटखा हम छोड़े फाइनली। गुटखा के बाद से खैनी छोड़े, कुछ दिन बाद गुल खाना छोड़े, और 100% नशा मुक्त हम 2020 और 21 के बीच में 100% नशा मुक्त हो गए थे। तो उस बीच हम क्या करते थे, छोड़े कैसे? छोड़े हम बताएं ना आपको, कुछ चीज हम किए। क्या करते थे कि गाय वगैरह तो हम खिलाते ही थे, जो पैसा नशा के लिए हम इस्तेमाल करते थे, उस पैसा को हम गांव में बच्चों को चॉकलेट बांट देते थे, कॉपी कलम बांट देते थे। क्या करते थे कि कहीं जाते थे तो किसी का मदद कर देते थे, और उससे भी लोगों को तकलीफ होता था कि बाप के धन बा तो उड़ा रहा है। ठीक है, गांव में ये सब ज्यादा चलता है। तो नशा करते थे तब भी बुरे थे। अब नशा छोड़ के उस पैसा को, नशा छोड़ के उस पैसा को जब दानपुर में खर्च करने लगे, लोगों को मदद करने लगे, तब भी बुरे थे। मतलब लोगों के नजर में हमेशा भाई कुछ भी करिए आप लोग, आपका उस पे आलोचना करेंगे, कटाक्ष करते ही रहेंगे। लेकिन वही लोग आज अच्छा कहते हैं। आज गांव में कोई बिगड़ता है ना तो मेरा एग्जाम्पल दिया जाता है। आज पूरे गांव में आप घर घर जाके मेरे बारे में जब आप पता करेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि हाँ आज लोग हमको किस तरीके से मानते हैं। आज मेरे गांव के लोग हमको बहुत मानते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बदले, और बदलाव नहीं किए होते तो आज हम भीख भी मांगने से हमको नहीं, इतना जान लीजिए। सही बात। आज आप मेरे पास नहीं बैठे होते, हम बदलाव किए इसलिए आज आप भी मेरे पास बैठे हुए हैं। आप सम्मान के साथ हमको भैया कह रहे हैं, नहीं तो सड़क पे देख के कहते साला कोई नशेड़ी जा रहा है, सही बात है, कोई लफुआ जा रहा है ना। हम अपने अंदर बदलाव लाए। तो जीवन में समय के हिसाब से बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपने जीवन में बदलाव नहीं लाया ना, वो बर्बाद है, खत्म है, समझ लीजिए, उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो नशा छोड़े, लोगों का मदद करना शुरू किए। अब उसके बाद क्या था ना कि उसके बाद भी हमको काम नहीं करना था। हम सोचे कि जब नशा छोड़े हैं तो हम अपने आप को पहले मजबूत बनाएं। जब तक हम अपने आप को इस लायक नहीं बनाएंगे कि कहीं हम 10 घंटा बैठ सके, कहीं हम जाके शांति से किसी के सामने झुक के रह सके, मतलब अपने आप को बहुत मतलब मोम की तरह एक बना लेना है कि किसी भी रूप में वो उसको चाहा जाए तो वो ढल जाए। पहले उस तरह से बनाओ। विशाल अपने आप को पहले सुधारो। विशाल से कहा, सही बात है, कि विशाल पहले अपने आप को सुधारो, तब काम के बारे में सोचना। जीवन बचा हुआ है काम करने के लिए। सही बात। ठीक है, विशाल अपने आप को सुधारना शुरू किया, मानव सेवा करना शुरू कर दिए। मानव सेवा का भी अपने मेरे जीवन में बहुत योगदान है। मदद के कारण मेरा जीवन बदला है। ये हम हर जगह लोगों से बताते हैं, मदद में बहुत शक्ति है, ईमानदारी में बहुत शक्ति है। ईमानदार को कोई नहीं दबा सकता है। भले ही आपके पीठ पीछे लोग षड्यंत्र आपके खिलाफ कर लेंगे, और जो षड्यंत्र करेंगे उस षड्यंत्र के शिकार वो खुद हो जाएंगे। आपके ईमानदारी के सामने दुनिया झुक जाएगा साहब। हमको ये जहां तक एहसास हुआ है कि आप अगर पॉजिटिव है ना किसी के प्रति, अगला कितना भी निगेटिव होगा ना, नुकसान उसका होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। भगवान आपका रास्ता बना के रखे हुए हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी निगेटिव मत होइए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। आप अगर सबका भलाई चाहते हैं, आपका बिगाड़ने वाला इस धरती पे कोई नहीं है, समझे ना। तो पूजा पाठ करने लगे। दिन भर पागल की तरह पूजा करते थे। सुबह उठते थे, ठंडा के दिन में एकदम कांपते रहते थे ऐसे ठंडा से, और जाके भगवान के पास बैठ के पूजा करना शुरू कर देते थे। 1-1 घंटा 1.5 घंटा। अगर दिन भर हम पूजा नहीं करते थे तो दिन भर खाना नहीं खाते थे। ये स्थिति था। हाँ, दोस्त सब मान चुके थे, दोस्त सब हमको बोलता था कि यार पागल हो गया है, ये कौन सा मतलब चीज है कि तुम पूजा नहीं करते हो तो खाना नहीं खाते हो। चलो आप ये करो वो करो। लेकिन हमको नहीं, हम पूजा करते थे, भगवान को माने, महादेव और माँ बाप और मानव सेवा,
इन सभी लोगों ने मेरे जिंदगी को बचाया। ठीक है, गौ सेवा, अध्यात्म से जुड़ना हो, गौ सेवा करना हो, शारीरिक फिजिकल मेहनत करना जो हो, एक सांस्कृतिक है हाँ, हम लोग का, पूरा उसमें आप नेचुरल बन हाँ, जाना, नेचुरल बन जो जाना। नेचुरल बन गया ना, मतलब कि हम पटना के एक बहुत अच्छे स्कूल के स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे परिवार से भी आते हैं, लेकिन हम अपने आप को उन सभी चीज़ों से निकाल के एक अलग माहौल में ढाल दिए। इन सब चीज़ों को छोड़ के कि हम क्या हैं क्या नहीं है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ नहीं, हमको एकदम मतलब कि ऐसा ऐसा व्यक्ति बन जाना था कि जो हर जगह एडजस्ट कर जाए। हम अपने आप को लेकर चलते रहे। फिर एक मुद्दा आया बिहार में अयांश का। अयांश का मुद्दा आया, और अयांश वो लड़का तो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वो भगवान ही था। ठीक है, भले वो आज हम लोगों के बीच में नहीं, वो भगवान ही था। वो बहुत लोगों को बहुत कुछ देकर चला गया, इतना जान लीजिए। तो अयांश का मुद्दा आया, और मानव सेवा, ब्लड डोनेट, इधर उधर लोगों का मदद सेवा करना जारी रहता था, हमेशा लोगों का मदद करना। किसी को खून का जरूरत होता था, जाके खून देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि खून देने की वजह से हम 1 महीना बेड रेस्ट में चले गए थे। एक ही महीना में 2 बार खून दे दिए एक आदमी को, जब पे 3 महीना के अंतराल में दिया जाता है ब्लड किसी को भी, तो दे दिए बहुत ज़्यादा। मतलब मानव सेवा का जुनून मेरे ऊपर सवार हो गया था कि अब हमको लोगों का मदद करना है, मदद जितना हो सके हमको लोगों के लिए खड़ा रहना है। करते रहे, युवा नेता गांव वाले बन गए थे। ठीक है ना, वैल्यू बन गया था, पूरा आंदोलन इधर उधर चलते रहता था। युवा नेता बन गए थे, इधर उधर समाज दिन भर 10-5 लोग आते रहते थे, जाते रहते थे, पूरा एक अलग भौकाल था। जिला जवार में लोग जानना शुरू कर दिया था कि विशाल भी कोई लड़का है। चलते रहा। अयांश का जब मामला आया 2021 में, तो अयांश के मामले में क्या हुआ कि अयांश के पिताजी जेल चले गए। ये मैंने भी सुना। अयांश के पिताजी जेल चले गए। उसके पहले हम क्या हुआ कि एक मेरे दोस्त है, देखिए भगवान जब आपका रास्ता देते हैं ना, तो कहां से कौन आपके लिए भगवान बन जाएगा, कौन आपके लिए मसीहा बन के आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। मेरे कुछ मित्र जो जिनको हम जानते थे, वो हमको जानते थे, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज हम लोग नहीं थे। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज हम लोग नहीं थे। वो अचानक से एक दिन फोन किए रात में कि विशाल भाई, हम अयांश का मदद करना चाहते हैं। तो मनीष भैया से मेरा पहले से बातचीत, मतलब हम लोगों का मुलाकात एक बार हुआ था। नागेश सम्राट जो भैया है, उनसे भी मुलाकात हुआ था। तो ये लोग इस मुद्दे में बहुत बढ़ चढ़ के इन लोगों का योगदान था, और यही लोग इस मुहिम को शुरू किए थे। तो वो बोले कि हम चाहते हैं कि आप ले जाकर इस पैसा को, जब देखिए कि कहाँ से भगवान आपका रास्ता बनाए। जब आप अच्छे होते हैं ना, तो आपके लिए रास्ता बढ़िया, एकदम साफ सुथरा सड़क बनकर तैयार रहता है। बस आप अच्छा रहिए, और अपने आप को एक दिन अच्छा बनने से नहीं होगा, अपने आप को साबित करिए। भगवान को भी ये दिखाइए कि भगवान हम इस लायक हैं। आप हमको दे के पछताएंगे नहीं, आप दीजिए हमको, हम आप जो देंगे हम उसको बहुत संभाल कर रखेंगे। तो हम अपने आप को भगवान के सामने भी झुक के पूजा पाठ करके अपने आप को उस सांचे में ढाल लिए थे। माँ बाप को भी हम पे भरोसा होने लगा था। माँ बाप के दिल में भी मेरा जगह बन गया था। माँ बाप मेरे वजह से खुश रहने लगे थे, इसका मतलब कि भगवान भी खुश रहने लगे थे, समाज भी खुश रहे। जब माँ बाप खुश तो दुनिया तो सब खुश, भगवान भी खुश। जब माँ बाप ही खुश नहीं थे तो भगवान भी खुश नहीं थे, कोई साथ नहीं देता था। लेकिन जब माँ बाप के चेहरा पे खुशी आ गया, मेरे घर में खुशी अपना बसेरा बना कर लिया, तो सब चारों तरफ से पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने लगा। मेरे पास कुछ नहीं था। वो लड़का दुबई से हमको पैसा भेजा, उस पैसा को हम अपने साथियों के साथ लेके गए, और वहाँ पे उस पैसा को डोनेट किए। अच्छा, अयांश के लिए डोनेट किए। उसके बाद से फिर हम चले आए घर। मनीष भैया से मुलाकात हुआ, वहाँ पे फिर दोबारा नागेश भैया सबसे मुलाकात हुआ। लोग मेरे लिए वीडियो वगैरह भी बनाए, और उस वक्त भी हमको लोग जानते थे, और जिला जवार में जो लोग भी जानते थे वो जानते थे कि विशाल मजबूत लड़का है, ईमानदार लड़का है, जिसके साथ रहता है उसके साथ रहता है। गद्दारी का टैग मेरे पे कभी नहीं लगा, कभी नहीं। आज भी कोई हमको गद्दार नहीं कह सकता है, आज भी कोई हमको बेईमान नहीं कह सकता है। जिसके साथ रहे हैं, जी जान से रहे हैं, चाहे उसके लिए जो हो जाए। ठीक है, तो हम घर पे आए। फिर क्या हुआ कि अयांश के पिताजी जेल चले गए। उसके बाद से अयांश का जो मुहिम है धीरे धीरे दबने लगा। अयांश के परिवार के साथ लोग खड़ा होना छोड़ दिए, कोई जाता नहीं था। ये चीज़ हमको पता चला। हम क्या किए कि यहाँ पे डब्बा बनाए, वहाँ से पोस्टर वोस्टर सब लेके आए थे। डब्बा पे अयांश का सब पोस्टर चिपकाए, और मार्केट में घूमना शुरू कर दिए। ये कहाँ की बात है?
ये गोपालगंज में। अच्छा, हम हथुआ में, कुसौधी में, अमलोड़ी, सड़सड़, कोयला दमा, बहुत सारे मार्केट में हम घूमकर डोनेशन लेना शुरू कर दिए। मैरवा बाजार में बहुत सब्जी वाले से, ठेला वाले से, सबसे 5 रुपया 2 रुपया, इसलिए कि उस पैसे को लेकर हम जाएं और वहाँ दे डोनेट करें, ताकि लोगों को लगे कि मुहिम अभी भी जिंदा है, मुहिम अभी भी चल रहा है यहाँ का। तो हम यहाँ पे डोनेशन इकट्ठा किए, जो भी 5,000, 7,000, 10,000 जो भी आया, सिक्का का था, 10 का, 5 का नोट था, जो लोग मदद किए वो पैसा लेकर हम वहाँ चले गए। वहाँ गए, डोनेशन दिए, वीडियो वगैरह बहुत सारे लोग बनाए, वीडियो वायरल भी हुआ था उस टाइम काफ़ी। और उस टाइम फिर उसको देखकर पैसा आना कुछ कुछ कंटिन्यू हुआ और भी लोग आना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ कि अयांश को लेकर उनकी मम्मी को अपने गांव जाना था, कोई उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं था। हम जाते जाते ये बोल के गए कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं। माताजी जो उनकी थी, अयांश की मम्मी, उनको बोले कि हम आपके परिवार के सदस्य की तरह हैं, मानो तो सब कोई अपना है, नहीं मानो तो अपना भी अपना नहीं है, ठीक है। तो हम उनको जब देखे, उनके आंख में आंसू, वो रोती थी, वो बहुत दुख में थी, तो हमको लगता था कि हम इनके लिए क्या कर दें। हम बोले कि जब भी जरूरत पड़ेगा, जब भी आपको लगेगा कि विशाल को बुला के कुछ काम है करवा लेना चाहिए, आप हमको एक बार याद करिएगा, हम आ जाएंगे। रात में फोन आया कि भाई कल जाना है गांव। हम लोग वहां से गए गांव, वहां से फिर उनके गांव से वापस हम आए। जब देखे कि भाई मुहिम फाइनल रुक गया है, पैसा आना बंद हो गया है और इस दिन पर दिन मौत के करीब जाते जा रहा है, तो हम फैसला किए कि इस मुहिम को, क्योंकि नागेश भैया भी जेल जा चुके थे, उनका पुराना कोई केस था, उसमें वो जेल चले गए थे। मनीष भैया भी कुछ अपने कामों की वजह से अब 24 घंटा समय नहीं दे पाते थे, सब कोई अपने अपने काम में व्यस्त हो गया, मुहिम दबने लगा। फिर हम फैसला किए कि अब इस मुहिम को एक रूप देना है, क्या किया जाए। हम फैसला किए कि अयांश को गोदी में लेकर और वहीं आसियाना नगर बेली रोड में पासपोर्ट ऑफिस के तरफ, चारों तरफ हम लोगों के बीच में जाएंगे और वो वीडियो बनेगा, लोग देखेगा, फिर लोग डोनेशन देना शुरू करेंगे। हम लोग जाने लगे। अयांश की मम्मी वहाँ कंटिन्यू 1 महीना रहे थे हम पटना में अयांश के लिए। अच्छा। और अयांश के लिए इतना ईमानदारी पूर्वक हम मेहनत किए कि मेरा जिंदगी ही वहाँ से फिर बदल गया। अयांश के लिए डोनेशन लेना हम लोग शुरू किए, लोग अकाउंट पे पैसा भेजना शुरू कर दिए, रोज पैसा आना शुरू हो गया। जहाँ 1 रुपया भी नहीं आता, 2,000, 4,000 आता था, वहाँ 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपया रोज आने लगा। उसका इलाज चलने लगा, जो दवा था चलने लगा। फिर अचानक से अयांश का एक दिन तबीयत खराब हो गया। अयांश का तबीयत खराब हुआ, उसके बाद से हम लोग उद्यान हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वो वीडियो उस टाइम बहुत वायरल हुआ था, सब कोई वहाँ पहुँचा। 10 दिन उस हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता था। 10 दिन तक अपने ऑल्टो को खड़ा करके अपने टीम के, अपने साथियों के साथ वहीं सामने हम ऑल्टो में सोते थे, कभी हॉस्पिटल में नीचे सोते थे, 2-2, 3-3 दिन तक नहाते नहीं थे। और अयांश का पूरा देख रेख, कोई परेशानी ना हो, उनके फैमिली के लोग आते थे, जो भी होता था एक परिवार की तरह हम वहाँ खड़ा रहे। बहुत ईमानदारी पूर्वक हम किए और वो लोग भी आज हमको बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, वो लोग भी परिवार की तरह मानते। तो उस वक्त हम खड़ा रहे, चलते रहा। फिर उनके पिताजी जेल से निकले। जेल से निकलने के बाद से वो सब कुछ सामान्य हो गया। अब वो अपना देखने लगे। हम लोग जो भी टीम के लोग थे, हम लोग 8-10 लोग, वो लोग, अब हम लोग अपने अपने काम में लगे। 1 महीने के बाद सब लोग अपने अपने काम में चले गए, सब लोग अपने अपने काम में लगे। उसके बाद से फिर यही सोशल मीडिया पे काम करने का, उसके पहले प्लान हम लोग का था कि हेल्पिंग वीडियो हम लोग बनाएंगे, लोगों का मदद करेंगे, हेल्पिंग वीडियो बनाएंगे और लोगों का मदद करना है। क्योंकि मेरा मदद से ही जीवन बदला था, तो मेरे दिमाग में मदद घूमता था। हम मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य बन गया था, अभी भी उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशा मुक्त करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्प करना, जो हमसे हो सकता है, जिस लायक हम हैं। हम किसी को 10,000 नहीं दे सकते हैं, किसी को 10 रुपया दे सकते हैं, तो हम वही देंगे। हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम अपने आप को उस लायक बनाएंगे कि कल दिन 10,000 का भी किसी को जरूरत हो तो हम उसको दे सकें। धीरे धीरे प्लान बनते गया। बहुत सारे लोग आए गए। उसी बीच हमको रवि जी से मुलाकात हुआ। रवि जी उस टाइम जॉब करते थे, आए जॉब यहाँ पे आए कंटेंट वगैरह अपना करने के लिए, तो मुलाकात हुआ। हम सबका साथ देना जानते थे। तो रवि जी गोरखपुर आए थे, कोई वादा किया था कि भाई हम मिलेंगे, आपके साथ रहेंगे, समय देंगे, और वो फोन उठाना बंद कर दिया। तो रवि जी मेरे फिर गाँव आए, गोपालगंज, और 1 दिन के लिए आए और ऐसा रिश्ता हम लोग में हो गया कि 7 दिन रह गए। अच्छा। और जितना काम हम लोग घूम के उस बीच साथ में किए, वो सब वायरल रहा, मतलब सब खूब चर्चा में रहा, अच्छा रहा। हम फिर रवि जी को बोले कि जॉब छोड़िए, आइए बिहार काम करते हैं। मेरे पास गाड़ी वगैरह था, रवि जी के पास एक अच्छा स्किल था बोलने का, सब कुछ ठीक था, अच्छा टैलेंट था उनके पास भी, मेरे अंदर भी एक था कि भाई लोग हमसे कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते थे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते थे, और पहले से इस फील्ड में हमको
अनुभव थोड़ा सा मिल गया था देख के कि किस तरह का काम किया जाएगा तो इस फील्ड में एक तरक्की, एक मुकाम या एक अलग पहचान बन पाएगा। हम रवि जी को अपना जो आइडिया था हम शेयर किए, रवि जी का जो आइडिया था वो शेयर किए, हम लोग काम फिर इसके पीछे भी एक कहानी है। जब हम नशा वशा छोड़कर अपने आप को मजबूत बना चुके थे तो 1 जनवरी 2022 से पहले हम ये फैसला किए घर में कि अब हमको मेहनत करना है। पापा को बोले, मम्मी को बोले कि हमको मेहनत करना है, काम करना है। काम का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना है। अब हमको विशाल को अगर जाकर कहीं लेबर का काम करना पड़ेगा, मजदूरी का काम करना पड़ेगा, तो विशाल मजदूर बनेगा, विशाल काम करेगा, कहीं जाके मेहनत करेगा, दिल्ली पंजाब कमाएगा, लेकिन विशाल को अब मेहनत करना है। कुछ भी करना है लेकिन करना है, करना है लेकिन अब मेहनत करना है। क्योंकि अंदर से हम अपने आप को एकदम जुनून से लबालब भर चुके थे और अपने आप को मोटिवेट कर चुके थे कि हमको काम करना है। उसी बीच हमको रवि जी मिले। रवि जी को हम बोले कि देखिए हमको इस तरह का मेरा प्लान है, क्या आपका राय है, आप इस पे बताइए। और उस बीच कई जगह हम अपना प्लान सेट कर लिए थे। कई जगह मेरा एक जगह ठेकेदारी भी चल रहा था गांव में। हम उसके पहले भी काम करते थे गांव में, मनरेगा वगैरह से मेरा काम छोटा मोटा ठेका लेके हम कराते थे। 2-4-5 लाख 2 लाख रुपया आते जाते रहता था, घूम फिर के सब इधर उधर खत्म होते रहता था, खर्चा वर्चा चलते रहता था, सब ठीक था। लेकिन हम फैसला किए कि काम करना है। उस रवि जी आए। रवि जी को हम बोले देखिए रवि जी 1 जनवरी 2022 से हमको करना है काम, वो चाहे जो भी हो जाए। तो अगर इस बीच हम लोग अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो समझिए कि हम लोग पागल की तरह मेहनत करेंगे। सही बात, मेहनत करेंगे, ये नहीं कि पैसा क्या आएगा क्या नहीं, ये बात नहीं हुआ था। हम लोग मेहनत करेंगे, ऐसा मेहनत करेंगे कि एक मुकाम हो, लोग कहे कि हाँ ये लोग है, काम करता है। और आज एक अच्छा पहचान भी है टाइम्स ऑफ अयोध्या का। अल्टो गाड़ी हम अपने यहाँ से उठाएं, जो कि मेरे दादाजी हमको जब उनका मृत्यु के आखिरी स्टेज में थे उस टाइम हम उनका बहुत सेवा किए थे, तो उस सेवा के रूप में वो हमको वो गिफ्ट किए गाड़ी दिए मेरे पिताजी को, और हमको बोले थे कि ये गाड़ी ये लोग रखे। उस गाड़ी से हम घूमना शुरू किया और उस गाड़ी ने मेरा जिंदगी बदल दिया। हाँ, उस गाड़ी से मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो 2018 के बाद से क्या हुआ कि उस गाड़ी से हम घूमना शुरू किए। जैसे जैसे वो गाड़ी मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बढ़ते ही गया, आगे की तरफ बढ़ा, घटा नहीं। तो ये क्या हुआ कि फिर रवि जी मिले, रवि जी हम काम करना शुरू किए, आज तक काम कर रहे हैं। आज बेहतर एक पहचान भी। जब हम इस बीच कंटिन्यू 2020 के बाद जब हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए 1.5 साल घर पे गाय गोरू खिलाए, मदद किए, इधर उधर आध्यात्मिक बहुत सारा चीज़ किए, पूजा पाठ किए, सब कुछ अपने आप को करने के बाद से जब हम काम करना शुरू किए तो मेरे मन में एक चीज़ चलता था हमेशा कि हमको जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे लोग नशा मुक्त हो। उसके लिए क्या करें? हम इतना भी सक्षम नहीं है कि कोई ऐसा दवा लेकर आ पाए कि जिसका सहारा लेके लोग नशा छोड़ पाए। तो सबसे पहले हमको संघर्ष करना है, मेहनत करना है कि कम से कम समाज में उठने बैठने लायक हम हो जाएं। मेहनत हम लोग किए। आज जब लोग जानने लगे, जब हम इस लायक हो गए कि भाई नशा छुड़ाने वाला दवा को मार्केट में लोगों को बताया जा सके कि किस दवा से हम नशा छोड़े, किस दवा की वजह से मेरा जीवन बदला, वो आयुर्वेदिक दवा था। तो जब इस लायक हम हो गए तो उस दवा के चक्कर में हम पड़े। कैसे उस दवा को लेकर आया जाए और मार्केट में उसको लोगों को बताया जाए कि भाई इस दवा का आप मदद लीजिए और नशा छोड़िए। देखिए, नशा छोड़ने के लिए कोई स्पेशल दवा नहीं बनता है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा चीजें, जैसे जवाइन होता है, नीम होता है, ये कड़वा होता है, गिलोई होता है, ये कड़वा होता है। तो ये सब क्या होता है कि ये इसका जब सेवन आप करेंगे ना तो आपका जो ध्यान इधर उधर भटकता है ना, नशा करने का जो मन करता है वो कुछ देर के लिए नहीं करता है। ये प्राकृतिक जो चीजें हम लोगों को मिली हैं आयुर्वेदिक में। घर पे आप गिलोई का, आप सिगरेट अगर पीते होंगे या कोई सिगरेट पीता होगा तो आप बोलिएगा कि जो जीरा होता है उसको बॉयल कर ले, उसका पानी पी ले, या गिलोई का काढ़ा बना के और उसको पिए, देखिए उसको शराब पीने का 10 मिनट 20 मिनट तक मन नहीं करेगा। ठीक है, कैसा है? हाँ, ऐसा है, क्योंकि वो कड़वा होता है। जब कड़वा लगेगा तो आपको थोड़ा सा मन उधर से उस के तरफ से थोड़ा सा भटकेगा। तो क्या हुआ कि हम दिमाग में हम लोग सोचते रहे कि भाई कैसे उस दवा को लाया जाए, कैसे दवा को लाया जाए, नशा छुड़ाने वाला दवा कैसे लाया जाए। क्योंकि लोगों को जब हम बताएंगे कि भाई हम नशा करते थे, नशा छोड़िए, तो लोग कहेंगे कि भाई कुछ तो सहारा चाहिए ना नशा छोड़ने के लिए। कोई विकल्प नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दवा ऐसा है जो आपको मजबूत बनाता है। सही बात। उस दवा के चक्कर में हम पड़े। वो दवा हाथ लगा मेरे, जिसको मेरी मम्मी लेकर आई थी। दवा हाथ लगा, फिर उसको एक नए फॉर्मुलेशन के साथ हम लोग उसको मार्केट में लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ कि वो दवा जो है, जिस कंपनी का दवा था,
वो दवा सही समय पे लोगों तक नहीं पहुंच तो पाती। मतलब दवा जो था वो किसी और कंपनी का आप खरीद के खा रहे थे या ये बनाया गया था? खरीद खरीद अच्छा, कर खा खरीद रहे के आप थे। खा रहे थे, हाँ, हाँ, वो हाँ। आयुर्वेदिक दवा ही जो मिलता है, उस टाइम वो कंपनी नहीं था, ऐसे सड़क पे बहुत सारा लोग आयुर्वेदिक हाँ, दवा समझ गया। वैद्य लोग बेचते हैं ना, तो उस तरह का वो दवा था। तो उस दवा को हम खाए, फिर वो एक कंपनी बन गया था, क्योंकि आज के समय में जीएसटी ये वो अगर आपको ऑनलाइन बेचना है या बेचना है तो बहुत सारा प्रक्रिया है, सही तो बात। उसको एक कंपनी में तब्दील करना पड़ता है। तो वो जो दवा है उसको जब हम लोगों के बीच में लाए और जब हम नशा मुक्ति अभियान का शुरुआत किए 3 मार्च 2024 से, तो हम उस दवा के बारे में भी लोगों को बताना शुरू किए, जिसका सहारा लेकर हम नशा छोड़े। वो दवा 4 से 5 हजार लोग इस्तेमाल किए, जिसमें से हजारों हजार लोग नशा छोड़ दिए। सिर्फ आपके कहने पे? मेरे कहने पे अच्छा। हजारों हजार लोग नशा छोड़े। बहुत से लोग मेरे वीडियो को देखकर रो दिए, बहुत से लोग वीडियो को देखकर मोटिवेट हुए और नशा छोड़ दिए बिना दवा का भी। उसके बाद क्या हुआ कि वो सही समय पे वो दवा जो है वो लोगों के बीच में नहीं जा पाता था। सही टाइम पे काफी दिक्कत, क्योंकि वो बाहर का कंपनी था। फिर हम सोचे कि यार ये तो बड़ा, इसके वजह से मेरे पे काफी हम स्ट्रेस में रहने लगे कि लोग मेरे घर पे 5 लोग पहुंच जाते हैं, अब उनको हम खरीद कर कहाँ से दवा देने जाए। सही बात। अब हम 1000 का दवा लेके आए और 1000 में किसी को दे, अब हम अपना मेहनत करें, सब करें, कैसे हो पाएगा ये सब कैसे हो कुछ। पाएगा? हाँ। फिर हम फैसला किए कि अब उस कंपनी को, उस दवा को हम अपना कंपनी बनाते हैं और मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो उस दवा को बनाते हैं, उस फार्मूला को तैयार करते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करके और अपना कंपनी बनाकर अपना सब कुछ जो अप्रूवल लेना है, जो भी आयुष विभाग से जो भी पेपर वर्क है वो कंप्लीट करके उस दवा को अपने ब्रांड नेम से हम उसको मार्केट में लेकर आते हैं। हम उसके लिए काफी संघर्ष किए मुन्ना जी, आपको क्या बताएं, उतना संघर्ष किए जिसको हम बता नहीं पाएंगे। अब सोचिए कि जो लड़का जिसका मकसद बन गया था कि नशा करना है, जीवन में जो भी हो सके नशा ही नशा करना है, वो नशा वो लड़का छोड़ने का नशा उपाय। छोड़ा। नशा छोड़ने के बाद से लोगों के बीच में आया, लोगों को बताया, कहने पे मेरे हजारों हजार लोग नशा से दूरी बनाए। आज मेरे गांव के आसपास के दर्जनों लोग नशा छोड़ चुके हैं। हम कल ही बुलाए थे सबको, आपको बताए भी कि कैसे लोगों को हम सम्मानित किए जो लोग नशा छोड़े। कितने लोगों को घर पे जाके नशा छोड़ने वाले लोगों को हम सम्मानित किए। लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आया और उससे काफी लोग नशा से दूरी बनाए। ठीक है, लेकिन वो दवा जब लोग हमसे मांगते थे तो वहां हम नहीं दे पाते थे, क्योंकि मेरे पास था, असफल हो जाते थे। दवा आया, दवा फाइनली आ गया है मार्केट में, लत मुक्त के नाम से दवा है हमारा। वो दवा भी था, उसको थोड़ा सा, हाँ, वो दवा भी यहाँ पे रखा हुआ है। आज के समय में इस दवा को ट्रायल के लिए जब हम दवा को लेकर आए, ये लत मुक्त जो दवा है, ट्रायल के लिए जब हम इसको लेकर आए तो ट्रायल के लिए जिसको जिसको दिए वो सब लोग नशा छोड़ दिया। मतलब पागल जो हो चुका था ना सर, 100% रेशियो है। आपको भरोसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे लोग इस दवा से लत मुक्त से नशा छोड़े हैं जो पागल हो चुके थे, जो एकदम अपने आप को नशा में एकदम डुबा चुके थे, जो दिन भर जिनको लोग गाली देते रहते थे, दिन भर अपना जमीन बेच के शराब पी गए, जो अपना पैसा रुपया जितना माँ बाप का संपत्ति था सब बेच बाच के शराब पी गया, वैसे वैसे लोग इस दवा से नशा छोड़े। आपको भरोसा नहीं होगा, आप देखिए, अभी आप मेरे गाँव में है और आप जाके पता करिए कुछ लोगों से जो नशा छोड़ा है, इससे लोग नशा छोड़े। तो इस ब्रांड नेम को लेने के लिए काफी हमको संघर्ष करना पड़ा। लत मुक्त कैसे नाम मिला ये आपको? ये नाम के लिए हमको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। लतनाशक वेलनेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड हम खुद का कंपनी बनाए। अच्छा। 1 पर्सन कंपनी, और कंपनी बनाकर सेम वही दवा इस नाम से, लत मुक्त के नाम से हम लेकर आए और इस दवा को भी आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और नशा छोड़ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, अमीन, टीचर, ऐसे ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन नशा के चंगुल में फंस चुके हैं, नशा के दलदल में फंस चुके हैं, वैसे वैसे लोग नशा छोड़ के इसमें कैसा है, मतलब दवा कैसा है, चूरन टाइप में है नहीं, या फिर ड्रॉप है? इसका कमाल क्या है वो आपको बताते हैं। तो ये लत मुक्त दवा जिसका सहारा लेकर लोग नशा छोड़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें मिलाया हुआ जो चीज है वो लोगों को नशा की तरफ से खींचता है, नशा के लत से बाहर निकालता है। बता रहे हैं, इसमें जैसे तुलसी मिलाया गया है, इसमें ग्रीन टी का जो होता है वो मिलाया गया है, बहुत सारा ये जीरा मिलाया गया है, काली मिर्च मिलाया गया है, सौंध मिलाया गया है, मिल्क मतलब गिलोई, बहुत सारा इसमें पढ़ाया गया, जिसका बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है कि इस वर्ड को ग्रेडियंट का जो भी है वो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देंगे। हाँ, तो इस दवा को दोनों में ये मिलाया गया। तो ये एक ड्रॉप है,
ठीक। जिसको आप भी पिएंगे तो ये आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। आप नशा करते हो या नहीं करते हो, जब इसको लोग ड्रॉप को जब लेते हैं जीभ पे 8 बूंद तो नशा करने का मन नहीं करता है। आपको रिव्यू लेना है, आप जाके अब भी बगल में मेरे घर का एक लड़का है, आप उससे रिव्यू ले लीजिए। आपको 10 लोगों का लिस्ट बना के हम दे देंगे, आप जाइए उससे पूछिए कि क्या इस दवा से नशा छूटा या नहीं छूटा। ठीक है, नशा लोग छोड़ दिए। तो इसमें भी उसी तरह का पदार्थ मिलाया गया है, औषधीय पदार्थ मिलाया गया है, जिसका सहारा लेकर लोग आसानी से नशे के लत से बाहर निकल रहे हैं। तो जब इसको ड्रॉप जब लेते हैं तो नशा करने का मन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा चीज, ये एक टैबलेट है। ठीक है, इसके अंदर टैबलेट बनाया गया और इसको ऐसे फॉर्मूला पे इसको तैयार कराया गया है। देखिए बहुत सारा दवा होता है जो चूरन की तरह होता है, बहुत सारा टैबलेट होता है जिसको हम लोग खा लेते हैं, लेकिन इस दवा को हम ऐसे फॉर्मूला के पे तैयार करवाए हैं कि जिसको काढ़ा की तरह लोग पी सकते हैं। अच्छा, काढ़ा बना के पी सकते हैं। कैसे? तो इसके अंदर एक टैबलेट है, इसके अंदर 30 टैबलेट है टोटल। टैबलेट को जैसे ही आप गर्म पानी में डालेंगे वो बन जाएगा काढ़ा। अच्छा, ठीक है, घुल जाएगा पूरा। और उस काढ़ा को आप, हम या कोई भी पिएगा तो क्या होगा कि उससे नशा करने का आपको मन नहीं करेगा। कुछ देर तक तो आप अपने मन को रोक पाएंगे, क्योंकि तलब कुछ देर का ही होता है। आप अपने आप को रोक पाएंगे। भूख आपको काफी ज्यादा लगेगा। सही समय पे बाथरूम होना, मतलब पाचन क्रिया जो है, पाचन शक्ति जो है वो एकदम सही रहेगा, मजबूत रहेगा। मतलब आपका इस तरह का जो भी समस्या है उसको ये कंट्रोल रखेगा। और नशा का जो लत है उससे आपको ये दोनों मिलकर बाहर निकालेगा। नशा का जो जंजीर है उसको तोड़ेगा। और देखिए एक चीज आपको बता रहे हैं, हमारा स्लोगन भी है, साथ मिलकर बनाएंगे नशा मुक्त भारत। अच्छा, हम, आप और इस समाज के लोग जिनको ये लगता है कि नशा के कारण हमारा समाज कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, हमारे समाज की युवा पीढ़ी, हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी बेटियां, जिनको हम लोग इस भारतीय संस्कृति में देवी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? आपके घर में अगर बच्ची होगी या बेटी होगी तो कहेगी लक्ष्मी आ गई। हम लोग किसी भी महिला को दुर्गा कहते हैं, देवी कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। तो जब हम लोग महिलाओं को देवी कहते हैं, महिलाओं को लक्ष्मी कहते हैं, और फिर बड़े होते हैं तो शराब के नशे में उसी महिला को मारते हैं, पीटते हैं, हिंसा की शिकार होती है महिलाएं, तो क्या जिस देश में हम लोग कहते हैं ना, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं, उस घर में कभी समृद्धि नहीं आएगा, उस घर में कभी खुशहाली नहीं आएगा। जिस घर में माँ, बहन, बेटी अगर खुश नहीं है तो उस घर में कभी खुशी आएगा ही। तो जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं होगी, जिस देश में महिला खुश नहीं होगी, उस देश का कभी भी तरक्की नहीं होगा। और ये भारत आत्मनिर्भर उस दिन बनेगा जिस दिन लोग नशा पे निर्भर होना छोड़ देंगे। क्योंकि जो लोग आज नशा पे निर्भर हैं वो लोग आत्मनिर्भर बनेंगे? बिल्कुल कभी नहीं बनेंगे। पहले आप आत्मनिर्भर बनना है तो नशा पे निर्भर होना छोड़िए, नशा से बाहर निकलिए, तब ये देश भी जाके एक विश्व गुरु बन पाएगा, बेहतर शासित देश बन पाएगा, मजबूत देश बन जाए। ये देश मजबूत हो जाए और यहाँ के लोग मजबूत ना हो तो फिर क्या फायदा वैसे मजबूती का? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अंदर ही अंदर लोग खोखला हो रहे हैं। आज आपको पता है सबसे ज्यादा माउथ कैंसर बिहार में होता है तंबाकू के कारण, सबसे ज्यादा। लंग्स कैंसर से होने वाले मौत का संख्या सबसे ज्यादा सिगरेट से होता है। स्मोकिंग के कारण 90% लोगों का लंग्स कैंसर से मौत होता है, समझे? और उसमें सबसे ज्यादा बिहार के उत्तर भारत के लोग ज्यादा हैं, क्योंकि इधर के लोग तंबाकू का सेवन ज्यादा, धूम्रपान का सेवन ज्यादा करते हैं। इस देश में हजारों नहीं लाखों करोड़ों महिला हिंसा की शिकार हो रही है नशा के कारण। रोड पे एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना नशा के कारण हो रहा है। हिंसा, अपराध, मतलब सबका जनक है नशा। ठीक है, अगर आज कोई बच्चा जाके किसी का मर्डर कर रहा है, कहीं अपराध कर रहा है, तो उसके पीछे की कहानी को आप जब जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये नशा की वजह से कहीं ना कहीं नशा के चंगुल में फंसा हुआ है, या नशा के वजह से ये कदम ये उठा रहा है। तो नशा हमारे भारत देश के सामने विनाश का मुंह बाय ऐसे लेकर खड़ा है। सही बात। और यही कारण है मुन्ना जी, इस दवा का कहानी हम लोग मतलब अब वो करते हैं। दवा जिसको भी लेना होगा, हम टोल फ्री नंबर भी आपको जरूरत पड़ेगा तो उसको आप डाल दीजिएगा। यही चीज है। नहीं वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में ये रहेगा। हाँ, ये दवा अगर कोई खरीदना चाहता है हाँ, तो ये दवा कैसे मिलेगा? देखिए ये दवा क्या है कि टोल फ्री नंबर है 91 99 15 75 55। वो नंबर हम आपको दे देंगे, डाल दीजिएगा। उस नंबर पे फोन करके कोई भी इस देश में कहीं से भी देख रहा है तो इस दवा को अपने घर पे मंगा सकता है और नशा मुक्त हो सकता है। देखिए इस देश में जब
नशा का प्रचार हो सकता है, गुटखा का प्रचार हो सकता है, नशा मुक्त होने वाला दवा क्यों नहीं? शराब का सरगोशी प्रचार हो सकता है, गुटखा का इलायची के नाम पे प्रचार हो सकता है, सरगोशी इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े स्टेशन पे, बड़े बड़े शहरों में शाहरुख खान जैसे लोग आकर विमल का प्रचार कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट रूप से कैंसर का प्रचार कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल। तो इस नशा छुड़ाने वाले दवा के बारे में लोग क्यों नहीं बता सकते हैं, और हम क्यों नहीं बता सकते हैं? अगर कोई इसके बारे में कुछ बोलता है तो भाई आप कम से कम अपने अंदर इंसानियत लेके आइए। अगर आप इतना आपको खराब लग रहा है तो आप लोगों को कहिए जाओ खूब शराब पियो, सही बात है, खूब खाओ, अपने घर परिवार के लोगों को आप दारू पिलाइए। अगर आपको लगता है कि नशा छुड़ाने वाले दवा को हमको लोगों के बीच में आकर नहीं बताना चाहिए, तो एक काम करिए, आप नशा का प्रचार करिए, आप अपने घर में बेटी बहन माँ बहन सबको दारू पिलाइए, अगर आपको लगता है दारू अच्छा है तो, है ना। बिहार में शराबबंदी है, बहुत से लोग आलोचना करते हैं नीतीश कुमार का, लेकिन देखिए नीतीश कुमार का इच्छा शक्ति, मतलब उनका संकल्प देखिए कि इतना साल होने के बाद भी आज भी शराबबंदी कहीं ना कहीं सफल एक तरह से हम कहेंगे, क्योंकि पहले की तरह वायलेशन नहीं है। हाँ, वैसे नहीं है, वायलेशन नहीं है। आज लोग शराब बेच रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहने जा रहे हैं कि तू शराब बेचो। अगर जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं तो नीतीश कुमार घर में जाके किसी को पिला रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लोग ही ना पीने जा रहे हैं। सरकार तो ठेका शराब का भट्टी जो था वो तो सरकार बंद कर दी, तो सरकार जब बंद कर दिया है भाई, तो आप भी बंद करिए ना। अगर शराब अच्छा रहता, नशा अच्छा रहता, तो बैन क्यों होता? सही बात, क्यों बैन नहीं होता बैन? तो सरकार को भी इस पे कुछ वर्क करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सरकार 100% सही है और लोग गलत हैं। लोग गलत वो है जो नशाखोरी कर रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, जो दारू बेच रहे हैं, जो भी लोग गुटखा खैनी कुछ भी बेच रहे हैं, वो जनद्रोही हैं। वो सबसे बड़ा खतरा है अपने समाज के लिए, क्योंकि वो अपने चंद लालच में पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को खुशहाल जीवन जिलाने के लिए, अपने बच्चे को अच्छा परवरिश के लिए दूसरे के बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो नशा का व्यापार कर रहा है, और नशा का व्यापार कर रहे हैं तो आप समझिए एक चीज को, आपके किसी काम से अगर किसी का भलाई हो रहा है, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और उससे किसी का जीवन बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान देख रहे हैं कि भाई गलत भी कर रहा है तो इससे लोगों का फायदा हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है। जो काम भगवान का है, जो काम इस प्राकृतिक का है, वो काम तो ये कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें तरक्की मिलेगा। सही बात है। लेकिन आप गुटखा बेच रहे हैं, उसको लोग खा रहा है, वो खाने के बाद से लोगों के अंदर जा रहा है, वो एक कैंसर का रूप ले रहा है, वो कहीं ना कहीं वो उसका दांत खराब हो रहा है, उसको कैंसर हो रहा है, उसका जो अंदर का मांस है वो कबड़ रहा है, तो उससे लोगों का बर्बादी है, उससे बर्बादी है तो आपका भी बर्बादी है, उसका अगर बर्बादी है तो आपका भी बर्बादी है कि नहीं? बिल्कुल। अगर आपकी वजह से कोई मर रहा है, आपकी वजह से किसी के घर में कलह हो रहा है, आप शराब बेच रहे हैं, मान लीजिए आप शराब किसी को दिए कि लो भाई तुम जाओ पियो, वो शराब पिया, आपने जाके बहन को मार दिया, अपनी बेटी को मार दिया, अपने माँ को मार दिया, तो उसका क्या लगता है कि आपको उसका पाप नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। आप उससे नहीं बच सकते हैं। ये भगवान सब कुछ देख रहे हैं, और भगवान है, कोई नहीं कह सकता है कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं होते तो आज पूरा ये जहां नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। आप पेड़ काट दीजिए पूरा, अगर इंसान ही सब कुछ है, सब कुछ एक अंधविश्वास ही है, तो काट दीजिए पूरा, पेड़ पौधा सब काट दीजिए। अंधविश्वास अगर आपको लगता है तो सब कुछ काट दीजिए, भगवान को मानना छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपको लगता है कि इससे मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, आप धान गेहूं का खेती करना छोड़ दीजिए, आप चरस गांजा का खेती करके अपने परिवार को चरस गांजा खिलाइए। 10 दिन नहीं जिएगा कोई। तो प्राकृतिक ने जो कुछ भी हमें दिया उसका कदर हमको आपको करना चाहिए। अगर उसके खिलाफ आप काम करेंगे, हमको जन्म क्या भगवान इसीलिए इस धरती पे भेजे हैं कि हम शराब पिएंगे? बिल्कुल। माँ बाप हम लोग बच्चों को जन्म इसलिए देते हैं कि वो शराब पिएगा, नशा करेगा, और इंजॉय के लिए फैशन के तौर पे सिगरेट पिएगा, इसलिए किए हैं। अरे आपको पीना है तो दूध पीजिए, आपको पीना है तो दही खाइए, आपको अगर कुछ करना है तो गौ पालन कीजिए, गाय पालिए अपने घर पे, और उसका दूध दही मक्खन खाइए। जो लोग पहले के लोग मजबूत क्यों होते थे, आज के लोग कमजोर क्यों हो रहे हैं? लोगों का सोचने का समझने का शक्ति खत्म होते जा रहा है। आज का युवा पीढ़ी जो है स्ट्रेस के कारण नशा कर रहा है। 90% युवा जो गांव से निकलकर शहर की ओर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, वो नशा की वजह से भटक जा रहे हैं और नशा की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, उनका सपना चकनाचूर हो जा रहा है, और तब वो डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, और तब भगवान को दोष दे रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, भगवान ही मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप खुद अपने साथ अन्याय कर रहे हैं भाई, आप पहले सुधरिए, आप सुधरिएगा,
आपका जीवन अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा। हाँ। एक चीज मैंने देखा है पटना स्टेशन पे आपका, बहुत बार मैंने वीडियो भी देखा है, छोटे छोटे बच्चे सुलेसन पीते हैं, वो जो व्हाइटनर होता है। देखिए एक वीडियो को एक वीडियो को लोग जरूर ही देखे होंगे जो कि 300-400 मिलियन व्यूज उसका गया था। अच्छा। शॉर्ट्स वीडियो 300-400 मिलियन व्यूज गया था और उस वीडियो को आज भी लोग देखते हैं और जो उसको उठा के डालता है वो खूब वायरल होता है। हुआ क्या था कि पटना स्टेशन या देश के किसी भी स्टेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं, जो काम धाम के कारण, मजदूरी के कारण अपने बच्चों को सही रूप से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों पे सही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनका अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह के बच्चे जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं, जा रहे हैं सड़क पे, कहीं उनको देख रहे हैं कि अरे कोई लड़का सुलेसन पी रहा है, इसे फूंक रहा है, क्या है भाई, बहुत देख रहे हैं कि पी रहा है और झूम रहा है, तो उसको देखकर अगला भी उसका ट्राई कर रहा है। वो देख रहा है हम भी पी रहे हैं तो हमको भी मजा आ रहा है, अंदर से खुशी मिल रहा है, लेकिन वो तो मौत के करीब जाते जा रहा है, उसको ये समझ ही नहीं है, उसको गाइड ही कोई नहीं कर रहा है, उसको सही गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है। तो किसी भी स्टेशन पे आप जाएंगे ना, तो जो चीज बैन है, सुलेसन, व्हाइटनर, उसको छोटे छोटे बच्चे पीकर बर्बाद हो रहे हैं। तो पटना स्टेशन पे क्या होता है कि कभी कभी हम जाते हैं, बच्चों को देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम दौड़ कर जाते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको डांटते हैं, समझाते हैं, बहुत बच्चे छोड़ भी देते हैं, बहुत बच्चे छोड़े ऐसे जिनको हम कभी कभी मिल जाते हैं तो उनको कुछ कुछ खिलाते पिलाते हैं। सब कुछ कैमरा पे नहीं दिखा पाता आदमी, क्योंकि हर सिचुएशन सामान्य नहीं होता है। तो हम गए, 2 बच्चे व्हाइटनर पी रहे थे, उन बच्चों को हम पकड़े और उस दिन पूरा मूड खराब हुआ और बोले कि बताओ कहाँ सुलेसन मिलता है। अच्छा। उस वीडियो को क्लिप में आप लगाइएगा, अगर इसका शॉर्ट्स बनाइएगा तो बोले बताओ ये सुलेसन तुमको कहाँ मिलता है, और ये सुलेसन बेचने वाला इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन जनद्रोही वो कहाँ है, चलो दिखाओ हमको। लेके गए उन बच्चों को और देखे कि वो सुलेसन खुलेआम पटना स्टेशन पे बिक रहा था, पूरा इतना इतना बंडल रखा हुआ था। हम बोले कि अगर आप यहाँ पे बेचेंगे सुलेसन तो हम विरोध करेंगे। सुलेसन उठा के रोड पे फेंकना शुरू कर दिए। अच्छा। पूरा वहाँ पे बवाल किए, तो उसमें बहुत से लोग मेरा आलोचना भी किए, बहुत से लोग अच्छा भी बोले, ठीक है। जो पूरा वीडियो को देखा वो बहुत तारीफ किया, उसको लगा कि नहीं ये सही किया। और जो शॉर्ट्स वीडियो को देखा उसमें बहुत से लोग जिस शॉर्ट्स में पॉजिटिव था उसमें पॉजिटिव लोग कमेंट किए, जिसमें नेगेटिव था उसमें नेगेटिव किए। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अपने जीवन में सबसे ज्यादा लोगों को नशा मुक्त बनाना है। बिल्कुल। आज मेरे पापा कोई शराब गांजा का सेवन कुछ नहीं करते हैं, मेरे घर में मामा रहते हैं, शराब गांजा का कोई सेवन नहीं करते। मेरे अपने मतलब परिवार में, अब मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, सबका हम नहीं जानते, लेकिन मेरे एक परिवार में मेरे पापा हैं, मेरा भाई है, हम हैं, मेरी माँ है, हम सभी लोग अपने आप को बदल रहे हैं। हम मीट मछली खाना छोड़ दिए, अब यहाँ तक कि अपने पिताजी को भी मोटिवेट करते हैं कि आप भी मीट मछली खाना छोड़िए। मतलब इस तरह का चीज़ को आप छोड़िए जो आपके मतलब मानव जीवन को कहीं ना कहीं कलंकित करता हो। क्या भगवान ये कह के भेजे हैं कि आपके लिए धान, गेहूं, चावल ये सब क्यों बनाया गया है? सही बात। नहीं बनता। जब इंसान मांस को ही खाता, हम भी एक मांस है ना, हम भी तो एक जीव है। तो जब जीव के लिए ही बनाते अगर कि, तो इस प्राकृतिक हम लोगों को ये आम का पेड़, ये मक्का का, ये सब चीज क्यों होता है? इसीलिए ना हुआ कि मानव इसको खाएगा। जानवर और मानव में क्यों इतना वो है डिफरेंस है? मानव जीव में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी इंसान ही है ना। जानवर में और इंसान में क्यों अंतर है? क्योंकि जानवर भाई कुछ भी कर देगा, उसको उतना समझ नहीं है, उसको उतना उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो अपने में खा लेगा, अपने में एक दूसरे को काट लेगा, खा जाएगा, सब खा जाएगा। लेकिन अगर आप भी वही दानव वाला काम करने लगेंगे तो फिर जानवर में और इंसान में अंतर क्या रह जाएगा? अच्छा विशाल भैया, कहीं ना कहीं अब आप अपने जीवन में एक ऐसे मतलब रास्ते पे चल रहे हैं जिससे इंसान की जीवन बदलेगी। 1 लोगों का बदलेगा, 2 लोगों का बदलेगा, 1000 लोगों का बदलेगा, आने वाले समय में लाखों लोगों का बदलेगा। और जब ये सब चीजें होंगी तो आपको लोग एक भगवान की तरफ पूजेगा, यार वही बंदा हमको मेरी जीवन बदला नहीं बनना है, हमको इंसान बनना है। और आपको बता दें कि जो लोग नशा छोड़ते हैं, बहुत से ऐसे मजदूर का जाके हम लोग मजदूर को हम लोग सम्मानित किए हैं जो नशा छोड़ दिया। तो उनके बच्चे जो, वो कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उनके जो बच्चे हैं जिनका जीवन मतलब जिसके पिताजी नशा करते हैं, उसके बच्चे का सबसे बड़ा मतलब कि वो दुश्मन तो वो नशा ही है ना। तो सबसे ज्यादा प्रभावित उनके बच्चे होते हैं। अगर हम नशा करेंगे तो हम अपना तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आने वाले नस्ल का, आने वाले जनरेशन को हम बर्बाद कर रहे हैं। तो
जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके बच्चे प्रभावित हुए हैं नशा के कारण, वो कहते हैं कि भैया आप मेरे लिए भगवान है, मेरे घर आइए ये आइए। तो हमको भगवान नहीं बनना है। घर पे जाने के बाद से इतना इज्जत लोग करते हैं, तो लगता है कि भाई क्या हम दे दिए। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं भाई, हम लोगों को नशा मुक्त बना रहे हैं। हम नशा बता रहे हैं कि हम नशा करते थे तो मेरे पिताजी रोते थे, मेरी माँ रोती थी, मेरा खुद अपना जीवन दिन भर खांसते रहते थे, मेरा नर्क से भी बदतर मेरा जिंदगी हो गया था। मतलब हम जीते जी नर्क देखते थे। अब आज हम, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी समझिए कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ माँ बाप है, आप जैसे भाइयों का प्यार है, सब कुछ है। हाँ। आप अपने जीवन का, हमें लगता है कि बहुत सारी कहानी, बहुत सारी किस्साएं आज इस पॉडकास्ट में आपने शेयर किया है। शायद ही हमें लगता है कि ये सब ये बातें पहला पॉडकास्ट है, मतलब कि इससे पहले बहुत सारा वीडियो बना है, पॉडकास्ट भी शूट हुआ है, लेकिन इस तरीके से विस्तार से मुन्ना जी पहली बार कोई है जो मतलब एक एक चीज खोल दिया पूरा। सही बात है, पूरा किताब और खोल दिया। शायद हमें लगता है कि वीडियो महज 1 घंटे से ज्यादा हो चुका होगा। हाँ। और ये वीडियो देख के लोग सीखें, जाहिर सी बात है, समझे ना। ये आप समझिए बहुत एक सारा किताब है, वीडियो बनाते हैं, ये किताब है। हाँ, हम लोगों को कहते हैं कि देखिए आपको अगर हमसे कोई दिक्कत है तो हमसे दिक्कत रखिए, लेकिन मेरे नशा से जो मेरे जिंदगी में तबाही आया, जो नशा से बर्बाद जो जिंदगी था, उसको बताइए ताकि लोगों में एक बदलाव आए, डर पैदा हो कि भाई अगर हम भी सिगरेट पियेंगे तो एक ना एक दिन मरेंगे, एक ना एक दिन हमको लंग्स कैंसर होगा, अगर हम तंबाकू खाएंगे तो एक ना एक दिन कैंसर होगा, अगर हम शराब पियेंगे तो एक ना एक दिन बर्बाद तय है। हम जीवन में मजदूर ही बनेंगे, वो भी नशा करने के लिए ही कहीं काम करना पड़ेगा मजबूरी में, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है यो हनी सिंह। हाँ, देखिए सबसे बड़ा इस देश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हनी सिंह है, जो इतने बड़े पंजाब के इतने बड़े सिंगर हैं, पूरा देश उनको सुनता है। वो बता रहे थे कि नशा के कारण उनका 5 साल बर्बाद हो गया। हाँ, वो नर्क जीते जी, वो भी 5 साल के लिए वो नर्क में ही जीते थे। हनी सिंह के पास अगर पैसा नहीं होता तो अपनी जिंदगी को बचा पाते क्या? तो क्या हनी सिंह के इतना इस देश में सभी लोगों के पास पैसा है क्या? गरीबों के पास उतना पैसा है क्या कि नशा के कारण उनका लीवर खराब होगा तो वो 40 लाख 50 लाख लगा के वो लीवर ट्रांसप्लांट करा लेंगे, किडनी खराब हो जाएगा तो वो किडनी बदलवा लेंगे। सबके पास तो इतना पैसा है नहीं। आज हनी सिंह आके खुलेआम प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि भाई आप लोग नशा मत करिए, अपने जीवन में सब कुछ करिए, नशा मत करिए। तो उसे सीखना चाहिए। आप देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि नशा मत करिए तो हम, हो सकता है कुछ लोग हमको जलन के भावना से बुरा बोलेंगे, लेकिन हनी सिंह कह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि कहानी है। अरे एक दिन अगर हम बड़े बन जाएंगे तो आपकी भी एक कहानी, मेरी भी एक कहानी बनेगी, सबकी अपनी एक कहानी है, संघर्ष है। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, अगर हो सकता है भगवान का कृपा रहा है, हमको भी अगर लोग धीरे धीरे जानने लगेंगे तो उसी कहानी को लोग खूब दिलचस्पी के साथ सुनेंगे। लेकिन आज अगर हम बता रहे हैं तो लोगों को खराब लगेगा, लोगों को अच्छा। लेकिन जाहिर मतलब सच बात यह है ना कि जो लोग देखते हैं वो देखते हैं। सही बात। उनको हम कई बार क्या हुआ कि हम कहीं जाते हैं, एक बार क्या हुआ, एक बार का किस्सा बता रहे हैं, इतना बड़ा हो गया पॉडकास्ट, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। एक बार अररिया जिला में एक बार हम गए थे, कुछ दिन पहले की बात है, 1-1.5 महीना हो गया। अररिया गए थे और हम बैठ के एक पिता के उम्र के एक व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, अपने पापा के उम्र के। बात करते करते 1-1.5 घंटा हम लोग बात करते गए तो वो गुटखा खाते थे। वो क्या किए कि मेरे सामने गुटखा फाड़ के खाना शुरू करती है। तो मेरे सामने कोई नशा करता है ना तो मन करता है कि उसका मुंह नोच ले। हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको पता है कि ये नशा नहीं कर रहा है, ये अपनी मौत की कहानी लिख रहा है। सही बात है। तो हम उनको तुरंत टोक दिए, हम डांट दिए कि नहीं, आप मेरे सामने गुटखा मत, भले आप हमसे बड़े हैं लेकिन आप गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, गलत है वो गलत है, उसे स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, और उसको आज ही त्याग कीजिए। हम बोले कि छोड़िए इसको, अभी मत खाइए, हम बोले चले जाएंगे, आप खाइएगा, मेरे सामने आप मत खाइए। जब हम उनको मना किए तो उनको मतलब वो एकदम 2 मिनट के लिए सन रह गए, चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। हम बोले मत खाइए मेरे सामने, हम लोग इसके बहुत बड़े विरोधी हैं नशा के। तो सोचते बोले कि एक वीडियो हम देखे थे जिसमें एक लड़का का कहानी था, जिसमें वो बता रहा था कि नशा से कैसे उसका जीवन बर्बाद हुआ। कहीं वही तो आप नहीं हैं? अच्छा। हमने कहाँ देखे थे? तो एक वीडियो है मेरे पास जो हम अपने बच्चों को, अपने बीवी को, सबको शेयर किए थे। हमें कौन सा वीडियो है? तो जब वो वीडियो खोल के वो हमको दिखाए, हम बोले हाँ हम वही हैं। जब हमको देखे तो एकदम चौंक के, एकदम बाप रे, 1 बजे रात का 1 बज रहा था, वो एकदम भाई कि बाप रे बाप, आपसे मेरा मुलाकात हो गया, आप कहाँ से यहाँ पे आ गए, यहाँ इतना दूर, आप गोपालगंज के, और अररिया कैसे क्या हुआ? फिर हम अपने बारे में बताना शुरू किए। फिर उनसे आज पारिवारिक रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर 1 बजे रात में वो अपनी बीवी को बुलाए
अपने बच्चे को बुलाएं, हमसे मिलवाएं और मेरे कहानी को उन लोगों को बताएं। उनके बच्चे में कुछ कमी था, उस कमी पे हम उनको मोटिवेट किए, उनको बताए, उसका सुधार हुआ और आज वो एकदम बहुत मानते हैं हमको, बहुत खुश भी रहते हैं। तो बहुत से लोगों को अच्छा लगता है ना। कहीं ना कहीं अब आपको एक शांति, खुशी अभी के दौर में देखिए, आप मीट मछली कुछ नहीं खाते हैं, आपको एक चीज बता रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं, प्राकृतिक चीजों से जुड़िए, नेचुरल बनिए। ठीक है, ये रुद्राक्ष है, ये शिव जी के आंसू से इसका उत्पत्ति हुआ था। ये प्राकृतिक ने हम लोगों को दिया, ये कोई सोना का चैन नहीं है। हालांकि सोना भी इस प्राकृतिक नहीं दिया है, वो खनिज के रूप में निकलता है, फिर उसका सोना बनता है, चांदी हो गया, सब कुछ। लेकिन इसका महत्व कुछ अलग है। ये जब आप पहनेंगे ना, तो आपको किस रूप का शांति मिलेगा, आप उसको बता नहीं पाएंगे। वो फील करने वाला चीज है। ठीक है, हम तुलसी पहनते हैं, जो तुलसी होता है ना, तुलसी का पौधा, तो उस तुलसी का माला हम पहनते हैं। ये देखिए, इसका क्या महत्व है, ये हम शब्द से नहीं बयां कर पाएंगे। और इस रुद्राक्ष का क्या महत्व है, हम इसको शब्द से बयां नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम रुद्राक्ष हाथ में भी पहने हैं, यहाँ भी पहने, क्यों, हम पागल है जो रुद्राक्ष पहने हैं, हाँ? तो इसका बहुत महत्व है। लोगों को नेचुरल चीजों से जुड़ना चाहिए, मीट मछली का त्याग करना चाहिए लोगों को, अध्यात्म से लोगों को जुड़ना चाहिए। फिजिकली आप मेहनत करिए, अगर नशा करते हैं तो बहुत ज़्यादा फिजिकली मेहनत करिए। माँ बाप से अगर आप दूरी बना के रखें, अपने भाई से, बहन से दूरी बना के रखें, तो उनके करीब रहिए, वो आपके दुश्मन नहीं है। नशा करने वाले लोगों का माँ बाप के बीच में एक बड़ा गैप बन जाता है, या फिर परिवार में एक गैप तो बन जाता है, क्योंकि वो घर के लोगों को नशा अच्छा नहीं लगता है और उसको नशा अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं बीच में एक गैप बन जाता है, जहाँ एक दूसरे से बहुत लगाव नहीं रहता है। तो आप उस गैप को खत्म करिए, आप एक दूसरे से घुलिए मिलिए, नशा धीरे धीरे छूट जाएगा। आप अपने परिवार के खुशी में अपना खुशी देखिए, नशा में अपना खुशी मत देखिए, नहीं तो एक दिन आप खुश होंगे और परिवार के लोग रोते 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 मर जाएंगे। सी बात। इतना बड़ा, इतना लंबा पॉडकास्ट में अपनी कहानी बताकर, आप वो जीवन की कथा बताकर, जो वाकई में विशाल भी, मतलब ये बता रहा हूँ कि वाकई वीडियो चलेगा और लोग के पास पहुंचेगा। वीडियो जब लोग देखेंगे तो जैसे हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, इतना मोटा मोटा मोटिवेशनल किताब होता है, स्पिरिचुअलिटी का बुक होता है, ये भी एक किताब है, 1-1.5 घंटे का एक किताब है। अगर कोई बैठ के देखता है तो वाकई गारंटी है कि वो नशा छोड़ देगा। इस वीडियो को देख लिया ना, वो 100% नशा छोड़ेगा, गारंटी के साथ। सही बात है, क्योंकि उसके अंदर डर हो जाएगा कि भाई अभी ये कहानी सिर्फ इस शब्द से बताते रहे, तो ये मत समझिए कि ये कहानी सिर्फ इतना ही है। सही बात है, इसके पीछे इतना भयावह भयावह कहानी है ना। कूड़ा चुनने वाले बच्चों के साथ बैठ के गांजा पीना हो, या नाली में इधर उधर मजदूरी करने वाले लोगों के साथ बैठ के शराब पीना हो, महुआ पीना हो, आदिवासी लोग जो दिन भर नशे में डूबे रहते हैं, उनके साथ बैठ के महुआ पीना हो, या फिर बहुत सा इतना भयावह कहानी है कि अकेले में जंगल में छिप के, बाथरूम में छिप कर इंजेक्शन का नशा करना हो, या फिर मेडिकल नशा करके चीख चीख कर चिल्लाना हो, चाहे पागल की तरह एक्टिविटी करना हो। ये सब लोग देख लेंगे ना, डर से हालत खराब हो जाएगा, कोई नशा नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी पे हम लोग आने वाले समय में एक डॉक्यूमेंट्री शूट किया जाए, शूट करेंगे, हाँ। और वाकई उस तरह की चीजों को उसी तरह पेश करेंगे, ढाल कर, वैसे ही बनाकर, वैसे ही लोगों को दिखाया जाए कि हाँ देखिए ये चीजें होती है, ऐसे इंसान होकर एक बर्बाद हुआ। अच्छा घर का लड़का, अरे कैसे एक अच्छा घर का लड़का घर से निकलता है, एक बढ़िया सा घर, सुंदर सा घर से निकलता है, और समाज में लोग उसका ऐसा इज्जत देते हैं जो एक बहुत छोटे, मतलब गरीब घर के बच्चों को भी लोग वो नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में गरीबी अमीरी का बहुत ज्यादा भेदभाव है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिवार से होते हुए भी समाज से वो जिल्लत वाली जिंदगी जीना हो, समाज से ताना सुनना हो, कोई बात नहीं करता था। तो बहुत सारा ऐसा चीज है ना, जिसको लोग देखेंगे तो उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा कि भाई हमको नशा नहीं करना। और हमें लगता है कि अभी तक यूट्यूब पे, चाहे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वैसा कोई डॉक्यूमेंट्री अभी अवेलेबल है नहीं, मतलब नहीं उतना ज्यादा, उतना डेप्थ लेवल का नहीं। वैसे स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी नशा के ऊपर बहुत ज्यादा बनाए हैं, लेकिन उसमें गुटखा या सिगरेट किसी एक चीज को पकड़ के कुछ शॉर्ट फिल्म के टाइप का बना देते हैं, लेकिन प्रॉपर उस तरीके से वो पूरा डिफाइन करके, पूरा मतलब डेप्थ लेवल तक जाके कैसे कैसे चीजें होकर। हम बहुत से कंटेंट क्रिएटरों को कहते हैं मुन्ना जी कि आप एक काम करिए, आप स्क्रिप्ट बनाइए, कम से कम 50-100 ऐसा स्क्रिप्ट बनाइए जिसमें गुटखा से होने वाली बुराइयों को हम लोग बताएं। गुटखा कोई खरीदने जा रहा है
हम उसको डांट रहे हैं, वो हम ही को गाली दे रहा है, और फिर आखिरी में क्या हो रहा है कि उससे वो बर्बाद हो जा रहा है। फिर वो आकर हम मेरा पैर पकड़ के कह रहा है कि अरे भाई तुम तो हम मेरे लिए भगवान थे। छोटा-छोटा भी तो छोटा-छोटा इससे क्या होगा, एक बदलाव जरूर आएगा, जरूर बदलाव आएगा और अच्छा बदलाव आएगा। हम लोगों को कहते हैं, लेकिन लोगों को क्या चाहिए ना, बहुत सस्ता, लोग शॉर्टकट में सफलता चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि अगर इस तरह के कंटेंट को हम बनाएंगे तो समाज हमको किस रूप में देखेगा। समाज हमको बहुत लोग बोलते हैं कि मुन्ना तुम इतना लंबा इंटरव्यू करते हो, पॉडकास्ट करते हो, तुम आराम से कोई टिक वीडियो बनाओगे 3 मिनट 4 मिनट का, इन्फॉर्मेशन उससे ज्यादा चलेगा, पैसे आएंगे। हम मतलब हमारा अंदर का जो स्पिरिचुअलिटी वो कहता है कि हम उतना में नहीं कर पाएंगे जो चीजें हमें निकलवानी है। बिल्कुल। अब जैसे जितनी बड़ी आपकी कहानी है, मैं कैसे 2 मिनट में नहीं बता पाते लोग, समझ पॉसिबिलिटी 0% है, लोग समझ भी नहीं पाते। सिर्फ कह देने से कि नशा छोड़ दिए तो कोई नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ना चाहिए, क्यों उसकी कहानी जो है वो आपने जो बताया, इसकी वजह से बदलाव इसलिए छोड़ना चाहिए कि आपके जीवन में आप बेहतर कर सके। जाहिर सी बात, क्योंकि आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नशा करने के बाद से हर तरीके से आप कमजोर होते हैं। तो अगर आपका उड़ान लंबा है, अगर आपको उड़ना है तो अपने पंख को बचा के रखिए। अगर पंख तभी बचेगा जब आप नशा नहीं करेंगे। हम तो सरकार से भी निवेदन करते हैं, बिहार सरकार से, खास करके हम बिहार से हैं, तो बिहार सरकार से हम निवेदन करते हैं कि भाई अब क्या करिए कि इतना समय के बाद जब लोग नशा से दूरी नहीं बना पा रहे हैं अभी भी, तो गांव-गांव में एक कैंप लगे और कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग नशा से क्यों दूरी बनाएं। लोगों को ये बताया जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा माउथ कैंसर हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तंबाकू इसके लिए कितना बड़ा कारण है। और आप तंबाकू खाते हुए ये समझ रहे कि अरे ये तो छोटा नशा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो इससे कैसे दूरी बनाई जाए? धूम्रपान की वजह से लंग्स कैंसर, फेफड़े में कैंसर हो रहा है और उससे लोगों की जानें जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसको बताया जाए कि अब लंग्स कैंसर में मौत होने वाला सबसे ज्यादा घटना तंबाकू के कारण, स्मोकिंग के कारण हो रहा है। तो जब लोग जानेंगे तो इस पे विचार करेंगे, जाहिर सी बात है। लोगों के अंदर डर पैदा होगा। शराब के कारण कैसे हृदय रोग, मानसिक रूप से लोग कमजोर हो रहे हैं। हाँ, शराब के कारण कैसे लीवर खराब हो जा रहा है, कैसे लोगों का स्थिति इतना डैमेज हो रहा है कि लोग मौत के शिकार हो जा रहे हैं, जान चला जा रहा है। तो इस तरह की चीजों को जब लोगों को बताया जाएगा एक कैंप लगाकर, तो हमको लगता है कि ये बिहार के साथ साथ ये देश भी नशा मुक्त हो जाएगा। अगर ये नशा इस देश के लिए खतरा नहीं होता, देखिए लंबा तो हो रहा है लेकिन हर चीजों पे बात करना जरूरी है। ये नशा इस देश के लिए खतरा नहीं होता तो गांधी जी जैसा व्यक्ति इस बिहार में आके नशा मुक्ति अभियान का शुरुआत नहीं किया होता। इस चंपारण की धरती से, इसी बिहार से नशा मुक्ति अभियान का शुरुआत किए थे गांधी जी। ठीक है, जब वो यूरोप के साथ कहाँ पढ़ाई करते तो हम उतना ज्यादा उनके स्टोरी को नहीं पढ़े। जब वो सत्याग्रह शुरू करने आए थे बिहार में, चंपारण में, तो नशा मुक्ति अभियान का शुरुआत किए थे। और वो आजाद भारत को, वो नशा मुक्त भारत देखना चाहते थे। अपने सपने के आजाद भारत को चाहते थे कि ये भारत हमारा नशा मुक्त हो, क्योंकि नशा मुक्त होगा तभी गरीबी से लोगों को मुक्ति मिलेगी। गरीबी का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा कारण नशा है। तो उनको लगता था कि अगर गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में कोई है तो वो नशा है, वो शराब है। ठीक है, तो शराब बंद होना चाहिए, नशा बंदी होना चाहिए। तो नशा बंदी आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। चुनाव आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ या फिर उसके बाद से भी देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है नशाबंदी। लेकिन आज के समय में हर जगह नशा का बोलबाला है तो लोग उस पर उतना गौर नहीं करते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देंगे नीतीश कुमार का, जो आज के समय में बिहार में नशा से मुक्त, बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए शराब बंद किए, एक पहल तो किए। कम से कम वो शराब तो नहीं बेचवा रहे हैं, शराब तो बेचने से मना ही तो किए हैं और शराब बेचना तो बंद करवाए हैं। लोगों को शराब पीने के लिए मना ही न कर रहे हैं, शराब पीने के लिए तो नहीं न कह रहे हैं कि शराब तुम पियो, तो कैसे हम उनको गलत कह ले भाई। तो ये चीजें लोगों को अब समझने की जरूरत है, लोगों में जागरूकता आना चाहिए, लोग समझे, क्योंकि हानि लोगों का है, सरकार का नहीं है। सरकार को तो रेवेन्यू जाएगा अगर आप शराब पिएंगे तो अगर वो रेवेन्यू का चिंता छोड़ के नीतीश कुमार अगर शराब बंद कर रहे हैं, आपको एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं, आपके घर की महिलाओं को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, तो आप उसको समझिए, आप उस पर आलोचना मत करिए। ये चीज है। ओवरऑल एक जब हम लोग बात कर रहे थे तो आप शायद फील किए होंगे हम लोग कहीं खो गए थे।
वाकई कहीं खो गए थे हम। बीच में ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मेरे आंख में आंसू आ जाता, लेकिन रोने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो हो गया जीवन में। सही बात। अब हमको ये लगता है कि हम नशा किए, मेरे जीवन में इतना कुछ बर्बाद हुआ, तो अब हम उसका रोना रोएं नहीं ना, कोई फायदा नहीं। अब उसको हथियार बना के चलते हैं, इस समाज को सुधारते हैं। हो सकता है कि कुछ गलत होने की जगह कुछ अच्छा हो जाए, कुछ लोगों का जीवन बदल जाए। तो कहीं देखिए हर चीज में क्रिएटिविटी है ना। लोग चाय बेच के अपने आप को वो कर ले रहे हैं, तो हम नशा छोड़े और नशा छोड़ के लोगों को बताएंगे तो लोगों का जीवन बदलेगा। और जाहिर सी बात है, जब लोगों में बदलाव आएगा, लोगों के घर में खुशियां आएंगी, लोगों के घर में उनकी माँ बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे मेरे वजह से। ऐसी महिलाओं का फोन आता है ना, जो हाथ ऐसे दिखाती हैं कि देखिए आज मेरा हस्बैंड मार के चूड़ी तोड़ दिया, जो चुभ गया, इधर मारा, इधर सर फट गया, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। और उस टाइम लगता है कि हम ऐसा क्या करें कि बड़े स्तर पे, पूरे देश स्तर पे हम नशा मुक्ति अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों का हाथ पैर जोड़े कि भाई आप नशा छोड़ दिए। बहुत से मैगजीन में मेरा खबर जब छपा, तो उस मैगजीन में खबर को पढ़ के मेरे घर पे लोग पहुंचने लगे थे, मेरे पटना वाले रूम पे लोग पहुंचना शुरू कर दिए कि मेरा ये भतीजा है, मेरा ये बेटा है जो नशा करता है, थोड़ा आप इसको मोटिवेट करिए। ऐसे लोग पहुंचना शुरू कर दिए। तो हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पे लोग इसके हिस्सा बने, इस मुहिम को लोग अपना मुहिम समझ के इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़े, अपने कमर को कस ले, ताकि हम लोग तो अब लड़ेंगे ही, हम प्रयास है हमारा कि बड़े स्तर लड़ाई शुरू हो चुका है। हाँ, लड़ाई शुरू है। हम जहां तक पहुंच पाएंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि हम पूरे समाज को नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन 100 लोगों को भी अगर हम नशा मुक्त कर सकते हैं तो उसके लिए विशाल लड़ेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना है। बस मेहनत का नशा करिए। अगर नशा करना है आपको, दूध का नशा करिए, दही का नशा करिए, दूध दही मक्खन का नशा करिए, मानव सेवा का नशा पालिए, मेहनत का नशा करिए, ताकि बीमारी भी लगे तो कामयाबी वाली लगे, है कि नहीं। तो आप मेहनत का नशा करिए, बीमारी भी होगी तो वो कामयाबी वाली होगी भाई। सही बात है। वो नशा आपको पीछे लेके नहीं जाएगी, बीमारी बहुत तगड़ी वाली, मतलब बहुत तगड़ी वाली, उस पे लोग खुश होंगे चीजों से। तो ये चीज है। कैसा लगा विशाल भैया आज? बहुत अच्छा लगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना समय निकाले। समय बहुत ज्यादा कीमती होता है सबका। आपका समय का कीमत हम करोड़ों रुपया से नहीं तौल सकते हैं, तो आपके समय का बहुत कदर है, बहुत महत्व है। आप इतना समय दिए हमको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस मुहिम के शुरुआत में मेरा साथ दे रहे हैं, तो आजीवन आपके मतलब आप हमेशा आप मेरे दिल में रहेंगे, इतना समझ लीजिए। तो ऑलरेडी है लोग। हाँ, इतना समझ लीजिए कि जिंदगी में आदमी कहीं भी जाएगा तो आप जैसे लोगों को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि आप एक शुरुआती दौर में आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। चाहे वो मनीष भैया हैं, चाहे वो रवि भैया हैं, चाहे वो अभिनव जी हैं, चाहे जो भी जितने मेरे भैया लोग हैं, जितने, चाहे आप मेरे भैया हैं, सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि क्योंकि आप जैसे भाइयों की वजह से ही मनीष जी आए, पहला स्टोरी मेरे घर पे बनाए, काफी वायरल हुआ। रवि जी मेरे भाई हैं, वो कई वीडियो बनाए, काफी वायरल हुआ। दीपक भाई गोपालगंज के रहने वाले हैं, उनका भी वीडियो काफी वायरल हुआ था। बहुत से लोगों का, अभिनव भाई का वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो इन सभी भाइयों को हम कभी अपने जीवन में निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के कारण एक अलग रूप में लोग हमको देखना शुरू कर दिए। आज कहीं ना कहीं हम कहीं जाते हैं तो सम्मान के नज़र से लोग हमको देखते हैं। पहले हम नशेड़ी थे तो लोग हमको गाली तो देता ही था। जब आज अच्छा हो गए तो हम लोगों को बता रहे हैं, तो लोगों को अच्छा महसूस होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। जब हम बुरे थे तो लोग बुरा कहता था। तो समाज क्या कहेगा, इस पे लोगों को नहीं सोचना चाहिए। जब हम नशा करते थे तब मेरे पापा को लोग उल्टा पुल्टा बोलते थे, ताना मारते थे, हमको लोग उल्टा पुल्टा बोलते थे। जब हम नशा छोड़ के मानव सेवा शुरू किए तब भी लोग हमको उल्टा पुल्टा बोलते थे। जब हम सब छोड़ के कमाना धमाना शुरू कर दिया, आज अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग आज तारीफ कर रहे हैं। तो ये समाज आपको आपकी आलोचना भी करेगी, आपके बारे में अच्छाइयाँ जो होंगी उसके बारे में अच्छा भी बोलेंगे। तो समाज का मत सोचिए, अच्छा करते जाइए बस। ओवरऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टॉक्स पे आए, और आरडीआई टॉक्स का एक बस यही मुहिम है, क्योंकि आरडीआई का फुल फॉर्म है रियलिटी देखो इंडिया। रियलिटी देखो इंडिया, हाँ, तो ये एकदम रियलिटी था। तो ये पूरा रियलिटी है, और ये सच है। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मुहिम है बहुत जल्द सफल हो, और एक इंटरनेशनल लेवल पे सफल हो, और आप भी एक छोटे से गांव से निकल कर अच्छे लोग साथ देना शुरू करें। जैसे सिंगर देवी जी हैं, जो एक अमर कलाकार हैं, मतलब हम कह लें उनके जो गाने हैं ना, वो कभी भी पुराने नहीं होंगे। जैसे लता मंगेशकर, जिसका गाना हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि मतलब एकदम ताजा हो जाता है मन, ठीक है। तो भोजपुरी की सिंगर जो देवी जी हैं,
वो वादा किए हैं कि हम विशाल जी एक गाना बनाएंगे ऐसा जिसमें हम अपील करेंगे लोगों से कि लोग नशा छोड़े। और उस गाने के बाद से जाहिर सी बात है कि लोगों का जीवन बदलेगा, क्योंकि वो एक स्टार है, लोग उनको मानते हैं। तो उतनी बड़ी कलाकार गाना राकेश मिश्रा भैया, राकेश मिश्रा भोजपुरी के पवन सिंह एक समय में और कल्लू खेसारी से तुलना उनका होता था, आज भी बहुत बड़े कलाकार है। तो वो भी गाना बोले हैं कि हम बहुत जल्द एक गाना बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे नशा से तबाही बर्बादी हो रहा है, लोग नशा से कैसे दूरी बनाए। गोलू गोल्ड भाई, गुंजन सिंह, शिवेश भैया, ये सभी लोग इसके ऊपर गाना लेकर आएंगे। आने वाले समय में भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार जैसे मनोज तिवारी हो गए, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, इन सभी लोगों के पास विशाल जाएगा और कहेगा कि आप हजारों गाना अपने जीवन में गाए हैं, लेकिन एक गाना ऐसा गाइए जिससे इस समाज में एक बेहतर बदलाव हो और इस समाज को एक दिशा मिल सके। नशा मुक्ति के लिए गाना गाइए ताकि ये समाज एक नए दिशा की ओर जा सके। और आज हम भी आपसे एक वादा करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास भी बहुत सारा इक्विपमेंट है जो हम लोग भी काम करते हैं। इस डिजिटल युग में, आज के युग में पूरा हथियार ही आपके पास है। तो हम भी आप पे एक स्टोरी बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, इंतजार रहेगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत तगड़ा बनाएंगे। एक बात हम आपसे ये उम्मीद दिलाते हैं कि उस डॉक्यूमेंट्री को हम नीतीश कुमार तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम अपने जीवन में कितने भी बड़े लोगों के पास चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, उसी डॉक्यूमेंट्री को दिखा के लोगों को बताएंगे कि हाँ ये मेरा कहानी है। उम्मीद कीजिएगा कि एक 24 साल का लड़का आपसे वादा कर रहा है कि शायद तो एक 24 साल का आपका भाई आपसे वादा कर रहा है कि आपके बनाए हुए डॉक्यूमेंट्री को आने वाले समय में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार और इस देश के बड़े बड़े हस्ती उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। अगर नहीं देखे तो जो बोलिएगा। अरे बिल्कुल। मैं भी आपसे अभी ऑफ कैमरा में एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी उस चीज को रिवील नहीं किया हूं मैंने अपने बारे में। ओवरऑल विशाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप लोग नशा से दूरी बनाइए। अगर आपको लगता है कि नशा आपके लिए बहुत अच्छा है तो भाई आप उसके बारे में एक बार रिसर्च करिए, एक बार पढ़ाई करिए। हम तो अनपढ़ हैं, 8वीं तक पढ़े हैं, उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप पढ़िए, उसके बारे में समझिए, उससे होने वाली दुष्प्रभाव के बारे में जानिए। जाहिर सी बात है जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये आपके लिए खतरा है। और आपको जो नशा सिखा रहा है, आपको जो नशा करने के लिए उकसा रहा है, वो आपका, आपके परिवार का, आपके माँ बाप का, सभी लोगों का वो दुश्मन है। तो आपसे निवेदन है कि भाई आप लोग नशा छोड़िए, एक बेहतर जीवन को अपनाइए। ओवरऑल दोस्तों ये रहे हमारे विशाल भैया, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, अपने जीवन की वो कथा बताई है जो कि सुनने के बाद से वाकई इंसान हिल जाएगा। और कोई नशा कर रहा होगा तो मजबूर हो जाएगा छोड़ने पे उसे। वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो एक क्रिएटिव चीज़ है और बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। आप उस सब चीज़ों को अप्लाई कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में उस दवा के बारे में सारा प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे रहेगा, और उसका टोल फ्री नंबर जो है वो भी वहाँ पे रहेगा। अगर आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है और ये अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई अपने जीवन में अच्छा तरक्की करेगा, नशा मुक्त होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी उसकी दुआ आएंगी कि यार उसके वजह से मैंने नशा छोड़ा तो जीवन बदला। तो इस दवा के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए और इस दवा को आप खरीद सकते हैं और अपने घर मंगाकर अपना जीवन बदल सकते हैं। मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में। ऐसे ही पॉडकास्ट मुन्ना पंडित करते रहता है, और आरडीआई टॉक्स का एक यही मुहिम है कि रियलिटी वाली चीज़ों पे बातें होती है, सच निकाल कर लाना। और अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना है, और बहुत ऐसा मुद्दा है जिस पे अभी हमें बात करना है। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक बने रहें आरडीआई टॉक्स के साथ। जय हिंद।